आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। ये वीडियो लेक्चर नंबर 2.1 होने वाला है। यहाँ पे हमारे पास ये जो वीडियो है वो पहली वीडियो है सॉल्यूशन चैप्टर की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड ऑल द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन, अगर मैं इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दूं तो समझते क्या हो, तो किसी भी चीज़ का मिश्रण, किसी भी जब भी कोई दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं तो उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन, तो हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमारे पास जनरली सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं। सॉल्यूशन हमारे पास स्टूडेंट कितनी चीज़ें होंगी, तो दो। सॉल्यूशन में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। पहला हमारे पास होता है सॉल्यूट और स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, तो सॉल्वेंट। अब यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे सॉल्वेंट हमारे पास जो ज़्यादा क्वांटिटी में, जो ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास होता है कंपोनेंट, उसे बोलते हैं हम सॉल्वेंट। और दूसरा हमारे पास जो कम क्वांटिटी में है उसे बोलेंगे हम सॉल्यूट। अब यहाँ पे अगर हम इसका एग्जांपल लें तो यहाँ पे हमारे पास का एग्जांपल स्टूडेंट क्या हो जाएगा। सो स्टूडेंट, वहाँ पे शरबत में यहाँ पे हमारे पास जो शुगर है और हमारे पास जो वाटर है वो एक फॉर्म, एक रिजल्ट दे रहा है क्या, तो एक वो शरबत बना रहा है और वहाँ पे हमें, और स्टूडेंट वो क्या बना रहा है, तो एक सॉल्यूशन बना रहा है, एक मीठा सॉल्यूशन बना रहा है। सो स्टूडेंट, ये जो हमारे पास शुगर और वाटर है ये कैसा सॉल्यूशन बना रहा है, तो एक मीठा सॉल्यूशन बना रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास जो वाटर है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गया, तो ये हमारे पास वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया स्टूडेंट। और जो शुगर हमारे पास जो लेस क्वांटिटी में है स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या हो गया, तो सॉल्यूट हमारे पास हो गया। अब ये मिल के हमारे पास क्या, तो स्वीट सॉल्यूशन बना रहा है। तो यही हमारे पास क्या सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन को बोलते हैं मिक्सचर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो या फिर दो से ज़्यादा हमारे पास कंपोनेंट मिक्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि आप गोल्ड देख लो, ब्रॉन्ज देख लो या फिर सिल्वर देख लो, वो सब मिक्स, जैसे हम बात करें सिल्वर का, तो वो मिक्सचर है स्टूडेंट किसका, तो कॉपर और जिंक का। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो ब्रोंज है, ब्रोंज किसका मिक्सचर है। यहाँ पे आप आई बटन में जाइए और स्टूडेंट वहाँ पे पोल है, आप वहाँ पे आंसर करिए कि मिक्सचर ब्रोंज में क्या क्या मिक्स है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में हमारे पास, हमने अभी तक ये पढ़ लिया कि सॉल्यूशन हमारे पास क्या स्टूडेंट, तो सॉल्यूट है और ये सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। अब हमें देखना है टाइप ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट कितने टाइप होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन के दो टाइप होते हैं। पहला हमारे पास क्या है, तो होमोजीनियस मिक्सचर, और नेक्स्ट हमारे पास है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये टॉपिक आपने 11th क्लास में कवर कर लिया। अगर आपको इसमें थोड़ा भी डाउट है तो आप यहाँ पे आई बटन में जाके यहाँ पे एक वीडियो का लिंक है, पहले आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, बट वहाँ पे उस वीडियो में ये सारी चीज़ें डिटेल वे में डिस्कस हमने की है। सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें होमोजीनियस मिक्सचर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि कंपोनेंट्स आर completely mixed with each other। अब यहाँ पे हमारे पास हम बात करेंगे इसके जो कंपोनेंट है वो कम्प्लीटली मिक्स होते हैं एक आपस में एक साथ। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पे हमारे पास आप देखोगे कि जब शुगर हमारे पास होता है वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। कोई भी ऐसी सॉल्यूट जो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है सॉल्वेंट में, वो एग्जांपल कैसा होगा, तो होमोजीनियस मिक्सचर का। यहाँ पे हमारे पास जो इसका कंपोजिशन है वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम रहता है। बट यहाँ पे हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो यहाँ पे हमारे पास जो कंपोनेंट है वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होता आपस में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, तो कंपोनेंट्स, हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंपोनेंट क्या है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ही हम बोल रहे हैं कंपोनेंट्स आर नॉट मिक्स्ड completely with each other। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास हम बात करें तो यहाँ पे हमने दो सॉल्यूशन, हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन कितने पढ़ लिए, दो पढ़ लिए, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब जनरली यहाँ पे आपको सॉल्यूशन है, आपको पढ़ना है होमोजीनियस मिक्सचर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या, तो दो या फिर दो से ज़्यादा हमारे पास कंपोनेंट आपस में मिक्स आउट होते हैं। अगर ऐसा है हमारे पास, अगर सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है तो उसे हम बोलते हैं सुन क्या, तो बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसा स्टूडेंट ये याद रखना, इससे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर आल्सो कॉल्ड बाइनरी मिक्सचर व्हेन देयर इज ओनली वन सॉल्यूट एंड वन
सॉल्वेंट स्टूडेंट। अब आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। आप किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो। तो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन मतलब होता क्या है। तो जब भी हम बात करें कि कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब बाय एक्सप्रेसिंग इट इनटू कंसंट्रेशन टर्म। अब यहाँ पे जो हमारे कंसंट्रेशन स्टूडेंट है ये बताता है कि सॉल्वेंट में या फिर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी या फिर सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी है। बस यही काम है कंसंट्रेशन का। आपने बहुत जगह सुना हुआ कंसंट्रेटिक HCl, डाइल्यूट HCl, कंसंट्रेटिक सल्फ्यूरिक एसिड। तो स्टूडेंट उसमें क्या है कि वो टर्म जो कंसंट्रेशन है वो बता रहा है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी कितनी है सॉल्यूशन में। बस यही इसका काम है। सो स्टूडेंट अगर हमें बात करें कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन को हम क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसको हम क्वालिटेटिव के वे में अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो यहाँ पे हम बात करें कंसंट्रेशन हाई, लो, मीडियम कैसा है। अगर हम इसे बात करें क्वांटिटेटिव के एस्पेक्ट में तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो उसको हम एक्सप्रेस करेंगे इन 7 टर्म्स में। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला टर्म है वो है मास परसेंटेज। अब यहाँ पे हमारे पास मास परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन स्टूडेंट होने वाला है और इनटू हमारे पास परसेंटेज है तो 100। इसको ये सारे टर्म्स को हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं, तो आप फिक्र बिल्कुल मत करिए और इस वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट हमारे पास है वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हमारे पास होने वाला है, वॉल्यूम सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पे हमारे पास क्या, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट्स पर मिलियन। अब इसको हम एक और नाम से जानते हैं, आपने बहुत सुना ppm। अब यहाँ पे जो पार्ट्स पर मिलियन है, यहाँ पे हम अगर एग्जांपल लें तो यहाँ पे हमारे पास 1 ppm ऑफ फ्लोराइड इन वाटर। अब यहाँ पे वाटर के 10 लाख में भाग में हमारे पास एक पार्ट हमारे पास किसका, तो फ्लोराइड का होता है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास ppm का एग्जाम्पल है, पार्ट्स पर मिलियन का एग्जाम्पल है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम डिटेल में भी आगे हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट हमारे पास है मोल फ्रैक्शन, जिसे हम डिनोट करते हैं जाई से। मोल फ्रैक्शन की तो बस ये एक रेशियो है, आगे हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में कि क्या ये होता क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ये दोनों टर्म तो स्टूडेंट आपने 11th क्लास में बहुत ही अच्छे से आप पढ़ के आ चुके हो। अगर आपको थोड़ा भी इसमें कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप पहले जाके वो देखिए और फिर वापस इस वीडियो पे आइएगा स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं यहाँ पे मास परसेंटेज, वेट बाई वेट। अब यहाँ पे इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये भी हमारे पास जो यूज़ होता है वो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के काम आता है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो मास परसेंटेज वेट बाई वेट को हम एक्सप्रेस करते हैं यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूट ही नहीं है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ सकता है। मास ऑफ सॉल्यूट पर जनरली यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट ही आता है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू हमारे पास कितना, तो परसेंटेज निकालना, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 100। सो स्टूडेंट अगर हम इसको एग्जांपल लें कि आप इसको कैसे समझोगे, तो यहाँ पे हम अगर बोल दें कि 10% यहाँ पे हमारे पास शुगर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, 10% शुगर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि 10 ग्राम ऑफ शुगर इन हमारे पास कितना, तो 90 ग्राम ऑफ वाटर। स्टूडेंट यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास परसेंट है, तो वहाँ पे हमारा टोटल हमारे पास जो सॉल्यूशन जो हमारे पास होना है वो हमने मान लिया कि 100 ग्राम होगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास 10 ग्राम हमारे पास शुगर हो गया और 90 ग्राम हमारे पास वाटर हो गया। ये हमारे पास क्या स्टूडेंट, तो सॉल्यूट हमारे पास हो गया और वाटर हमारे पास स्टूडेंट क्या, तो सॉल्वेंट हो गया। अब ये दोनों मिलके हमारे पास क्या, तो सॉल्यूशन ही तो बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हमें किसी क्वेश्चन में पूछा हुआ होगा कि मास परसेंटेज वेट बाय वेट आप फाइंड करो, तो कैसे करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सो स्टूडेंट आइए हम आ चुके हैं हमारे पास नेक्स्ट टर्म के ऊपर, सेकंड टर्म के ऊपर, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आता है वॉल्यूम परसेंटेज, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। आप इसको देखते समझ जाइए। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, अब यहाँ पे हमारे पास ये फिक्स नहीं है कि सॉल्यूट ही आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी आ सकता है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम इसके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन इनटू हमारे पास कितना, तो 100 क्यों आया स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या, तो पहली परसेंटेज हमने दिया हुआ है। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल लें कि कैसे इसको ये रिप्रेजेंट या फिर कैसे आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है 10% इथेनॉल सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या, तो 10 ml, क्योंकि हमारे पास जो ये वॉल्यूम है वो ml या फिर लीटर में हमारे पास होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, 10 ml ऑफ इथेनॉल, 10 ml ऑफ इथेनॉल इन 90 ml ऑफ स्टूडेंट क्या हमारे पास, तो वाटर या फिर जो हमारे पास यहाँ पे सॉल्वेंट होगा। सो स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ आया हो। तो स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं थर्ड टर्म के ऊपर कि आप सॉल्यूशन को कैसे और आप एक्सप्रेस कर सकते हो स्टूडेंट। ये तो और ही बहुत ही इजी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब यहाँ पे हमारे पास क्या, तो मास बाय वॉल्यूम, तो वेट बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पे हमारे पास आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मास बाई वॉल्यूम और यहाँ पे लिखेंगे W/V। अगर आपके घर में स्टूडेंट, अगर आपके घर में अगर कफ सिरप है तो आप वहाँ भी देख सकते हो ऐसी टर्म W वॉल्यूम वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और ट्राई करिए उसको डिकोड करने के स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू हमारे पास स्टूडेंट 100। अब ये 100 क्यों किया, हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या, तो परसेंटेज है, तो है ना बहुत ही ईजी। मास बाई वॉल्यूम हमारे पास क्या हो गया, मास ऑफ वॉल्यूम, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सो आइए स्टूडेंट अब हम आ चुके हैं हमारे पास फोर्थ क्वांटिटी के ऊपर, पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ पे हम इसको बोलते हैं ppm स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये पार्ट पर मिलियन कब यूज़ होता है, ये यूज़ होता है तब जब सॉल्यूट हमारे पास बहुत ही कम अमाउंट में हो। ये कब यूज़ होगा, जब सॉल्यूट हमारे पास बहुत ही माइन्यूट ट्रेसेस में हो। हमारे पास जब सॉल्वेंट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और उसमें हमारे पास जो सॉल्यूट है वो एक या फिर 2 या फिर 3 पार्टिकल हमारे पास होते हैं, तो हम यूज़ करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ पे मिलियन हमारे पास क्या, तो 10 लाख में हमारे पास जब कुछ ही क्वांटिटी, कुछ ही हमारे पास एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे सॉल्यूट के, तो हम यूज़ करते हैं क्या, पार्ट्स पर मिलियन। अब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो पार्ट्स पर मिलियन हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट। क्या स्टूडेंट, नंबर ऑफ पार्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो सॉल्यूट की क्वांटिटी है, पार्ट ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल सॉल्यूशन इनटू मिलियन। हमारे पास स्टूडेंट कितना, तो 10⁶। 10 लाख हमारे पास कितना होगा, 10⁶। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में ही कि 1 ppm ऑफ फ्लोराइड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक एटम ऑफ फ्लोराइड, 1 एटम ऑफ फ्लोराइड प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट देखो इतने बड़े सॉल्यूशन में हमारे पास एक ही एटम ऑफ फ्लोराइड हमारे पास है, तो ये इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। अब बढ़ते हैं यहाँ पे हम आगे। सो आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जाई, इसे हम बोलते हैं जाई। ये हमारे पास क्या, तो x जैसे हमारे पास होता है। अब अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन, तो स्टूडेंट ये इस पे क्वेश्चन मोस्ट अकर्ड, मतलब बहुत ही क्वेश्चन इस पे आते हैं। अब मोल फ्रैक्शन हमारे पास होता क्या है, तो ये जस्ट हमारे पास ये जस्ट रेशियो ऑफ मोल, ये हमारे पास बस मोल का एक रेशियो ही है स्टूडेंट। अगर हम बात करेंगे कि मोल फ्रैक्शन हम इसको कैसे इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, तो मोल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, या तो हमारे पास सॉल्यूट होगा या फिर हमारे पास सॉल्वेंट होगा, अपॉन हमारे पास इसमें क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट और टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास मोल हमारे पास है, तो यहाँ पे जो ये मोल फ्रैक्शन है वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, और आपको पता है जितने भी रेशियो होते हैं उसकी कुछ भी यूनिट नहीं होती। तो मोल फ्रैक्शन स्टूडेंट कुछ भी यूनिट नहीं होती। अब इसको हम डिफाइन करें कि सॉल्यूशन में हमारे पास A और B है। ये हमारे पास क्या, तो सॉल्यूट हो गया, और नेक्स्ट हमारे पास जो B है वो सॉल्वेंट हो गया। तो अगर हमें निकालना हो कि
पूरे सॉल्यूशन में हमारे पास यहाँ पे ए जो सॉल्यूट है उसका कितना पार्ट है, ठीक है, उसका कितना रेशियो है। तो हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन यहाँ पे हमारे पास क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। ये हमारे पास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बनता क्या है, तो ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि ये बनेगा क्या, तो ये बनेगा हमारे पास सॉल्यूशन। अगर मुझे निकालना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यहाँ पे हमारे पास क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ गया। बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सुनिए ये एन है, ये एक्स में समझना है, ये सारे हमारे पास एन नंबर ऑफ मोल है, तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, है ना, बहुत ही इजी मोल फ्रैक्शन। तो चलिए बच्चों मोलैरिटी के ऊपर बढ़ते हैं, बट मोलैरिटी से पहले हमें एक और चीज पढ़नी है कि सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूशन के अंदर बच्चों कितने, तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है बच्चों हमारे पास सॉल्वेंट। सॉल्यूट हमारे पास लेस क्वांटिटी में होता है जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन पूरा प्रिपेयर करता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं मोलैरिटी की डेफिनेशन। मोलैरिटी डेफिनेशन क्या है, डिफाइन एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप देखोगे तो इसी डेफिनेशन में आपका फॉर्मूला भी हिडन है। यहां पे देखो, दोबारा पढ़ो, नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या नंबर ऑफ मोल किस में बेटा, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में। देखो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो मोलैरिटी है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, तो कैपिटल एम से। और मोलैरिटी से पहले आप ये पढ़ चुके हो लिमिटिंग रिएजेंट में नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आइए दोबारा पढ़ लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, तो n इजिकल टू मास अपॉन मोलर मास होता है। क्या होता है, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ मोल क्या होगा, इजिकल टू मास अपॉन मोलर मास। इतना अगर आपको आ गया है तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम इसके फॉर्मूले की तरफ। तो यहाँ पे हम मोलैरिटी को किससे डिनोट करते हैं हम, तो अभी हमने पढ़ा है मोलैरिटी को हम स्मॉल नहीं कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं। किससे बच्चों, तो कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम इजिकल टू क्या हो जाएगा, डिफाइन इज नंबर ऑफ मोल्स, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या हुआ इसमें, तो सॉल्यूट अपॉन किस्त में है बेटा ये, बच्चों ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो 1 लीटर क्या हो गया हमारे पास, वॉल्यूम किस में, तो 1 लीटर में। तो आओ बच्चों इसी फॉर्मूले को हम और एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर और हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ मोल्स को अगर बात करूं तो ये हमारे पास बच्चों एन ही है, और इसको मैं क्या और लिख सकता हूं, तो मास अपॉन मोलर मास क्या होगा बच्चों, तो मास अपॉन मोलर मास, तो स्मॉल एम मैंने इसको कर दिया ऑफ सॉल्यूट। ध्यान से देखना बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, क्या हो गया ये, इनटू वॉल्यूम, और यहां पे हमारे पास क्या आ गया, एम। तो बच्चों ये हमारे पास क्या फॉर्मूला हो गया, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया। क्या होगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो वॉल्यूम हमारे पास बच्चों किस में है, तो 1 लीटर में है, और जनरली आप इसको लीटर से एमएल में चेंज करते हो। तो ये हमारे पास आपको पता है कि 1 लीटर में कितने एमएल होते हैं बच्चों, तो 1000। तो इसको हमें जब लीटर में चेंज करना होगा 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास बच्चों जो मेन फॉर्मूला होगा वो क्या हो गया, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम किस में, तो एमएल में, और इसके ऊपर हमारे पास 1000 से हमने इसको कर दिया मल्टीप्लाई। मोलैरिटी का बच्चों फॉर्मूला क्या हो गया, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, और ऊपर हमारे पास 1000। तो यही फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया बच्चों, मोलैरिटी का। तो बच्चों हमने ये फॉर्मूला तो पढ़ लिया, बट इसकी एप्लीकेशन अब हम देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल करके। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 400 ग्राम ऑफ NaOH इन वाटर टू हैव सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम। हमारे पास कितना वॉल्यूम, तो 10 लीटर। तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों वॉल्यूम हो गया 10 लीटर, और यहाँ पे मास ऑफ
सॉल्यूट बच्चों हमारे पास जो NaOH कितना हो गया 400 ग्राम। और कुछ इसमें दिया हुआ बच्चों तो नहीं। तो मोलर मास ऑफ NaOH जब आप निकालोगे, NaOH आप निकालोगे तो सोडियम बच्चों कितना तो 23, साथ में हमारे पास ऑक्सीजन कितना बच्चों 16, प्लस हमारे पास हाइड्रोजन कितना तो 1, ये हमारे पास होता है 40। तो इसी फॉर्मूले में जब हम इसको पुट करेंगे तो मोलैरिटी कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बच्चों तो 400 ग्राम अपॉन 40 इंटू बच्चों यहाँ पे देखोगे आप तो वॉल्यूम कितना हमारे पास तो 10 लीटर। यहाँ पे हमारे पास ml में, बट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में लीटर में, तो हमने इसको 1000 से डिवाइड नहीं किया। तो ये आप करोगे तो 400 ही आ गया, तो 1 m। तो बच्चों ये हमारे पास हो गया न्यूमेरिकल। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल आते हैं इसके, आप आसानी से कर सकते हो। और चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, मोलैलिटी। मोलैलिटी की जो डेफिनेशन है पहले हम वो पढ़ लेते हैं। मोलैलिटी डिफाइन एज नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ भी हमारे पास बच्चों वही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये बिल्कुल सेम हो गया। तो किस में प्रेजेंट होता है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो सिंपल यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, पहले तो हम मोल लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका फॉर्मूला ड्राइव करना। हमें पता है कि मोलैरिटी को हम डिनोट किससे करते हैं तो स्मॉल m से करते हैं। किससे करते हैं बच्चों तो स्मॉल m से। मोलैरिटी को कैपिटल M से, मोलैलिटी को स्मॉल m से। तो यहाँ पे हमारे पास स्मॉल m इज इक्वल टू क्या है तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या आएगा बच्चों यहाँ पे हमारे पास, आपको पता है तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। क्या आ गया बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब इसको हम अगर एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला हम खोलेंगे तो क्या होगा बच्चों तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या आएगा बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट भी किस में बच्चों तो kg में। ये किस में होगा बच्चों तो kg में होगा। अब इसको हमें kg से हमें इसको ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। सेम 1 kg में बच्चों कितने ग्राम होते हैं तो 1000 ग्राम होते हैं। तो सेम यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो m इज इक्वल टू स्मॉल m क्या होता है तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, क्या होगा बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। और ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों तो 1000 से मल्टीप्लाई, ये 1000 इसके अपॉन में जाता और अपॉन के ऊपर फिर ये हमारे पास ऊपर आ जाता है। तो ये सिंपली मैथमेटिकल ऑपरेशन है, आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता तो इसकी और भी डिटेल में बता दूंगा, आप कमेंट डाउन कर सकते हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आइए बच्चों अब पढ़ते हैं हम नॉर्मेलिटी। इससे पहले हमने 2 टॉपिक पहले से कवर कर लिए हैं, मोलैरिटी और मोलैलिटी। नॉर्मेलिटी थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा हार्ड है, बट इसे हम बहुत अच्छी तरह से आज समझने वाले हैं। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक स्टेप का डिफरेंस है। तो देखते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। नॉर्मेलिटी इज अ मेजर ऑफ कंसंट्रेशन। ये सारी चीज़ें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ही बताने के लिए। कंसंट्रेशन इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूँ मोलैरिटी की तो वो क्या था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ये तो हमारे पास सेम है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है तो ग्राम इक्विवेलेंट। नॉर्मेलिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। तो आइए बच्चों इसका हम फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो इसे हम लिख देंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। और ये किस में प्रेजेंट है तो पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में तो 1 लीटर में, जो कि मोलैरिटी जैसा ही है, बस यहाँ पे चेंज क्या है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट।
अब यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता क्या है, तो यहाँ पे इसको हम अलग लिख के देखते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, तो मास अपॉन जो मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो इक्विवेलेंट मास क्या होगा बच्चों, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू कुछ नहीं तो मोलर मास, क्या होगा बच्चों, मोलर मास अपॉन वैलेंसी होती है। अब समझ आया बच्चों, इक्विवेलेंट मास कुछ नहीं तो मोलर मास अपॉन वैलेंसी होती है। तो ये सारे को हम कंबाइन करके इसमें हम पुट करने की कोशिश करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको दिख रहा हो तो n इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, क्या है हमारे पास, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो यहाँ पे क्या हो गया, मोलर मास अपॉन वैलेंसी इनटू वॉल्यूम, किस में होगा बच्चों ये, तो लीटर में, किस में बच्चों, तो लीटर में। अब इसको हम लीटर को हम एमएल में चेंज करें तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला होगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास अपॉन वैलेंसी इनटू वॉल्यूम एमएल में बच्चों, और इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 1000 ml, लीटर को हमने चेंज कर दिया ml में। तो बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनल फार्मूला किसका, तो नॉर्मेलिटी का। थोड़ा हार्ड है बट इसको काफ़ी अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप दोबारा बता सकते हैं, हम इस पर और भी डिटेल वीडियो बना लेंगे। तो आइए बच्चों, आज का जो हमारा जो पहला टर्म है वो है सॉल्युबिलिटी। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर समझेंगे इसका मेन आइडिया, जो मेन हमारे पास मीनिंग है सॉल्युबिलिटी का वो क्या है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ मैक्सिमम अमाउंट, क्या बच्चों, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड इन ग्राम डिजॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। इसका मतलब क्या, हमारे पास एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना डिजॉल्व हो सकता है हमारे पास किसी भी लिक्विड में, उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी। समझ आया स्टूडेंट। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास रूम टेम्परेचर पे हमारा पानी है, हमारे पास कितना, तो 1 लीटर, उसमें आप कितना चीनी मिला सकते हो या फिर कितना नमक मिला सकते हो मैक्सिमम, उसे हम बोलेंगे क्या, तो सॉल्युबिलिटी। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमारे पास सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास टर्म आता है कि ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी है वो किस किस चीज़ों से इफेक्ट होती है। तो स्टूडेंट सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है हमारे पास किसकी, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे। वो किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट। और यहाँ पे हमारे पास 2 और पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से, ये हमारे पास है प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट है इस पे हमारे पास डिपेंड करेगा सॉल्युबिलिटी। कैसे करेगा हम ये आगे पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए, सब चीज़ यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से हमारे पास एडवांस तक यहाँ पे चलने वाली है। तो कृपया करके वीडियो को एंड तक देखिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो आपने अगर जलेबी खाई होगी, खाई है ना, बिल्कुल बिल्कुल खाई है, हम सब ने खाई है। तो वहां पे वाटर में जब वो चाशनी बनाता है, जो हलवाई है वो करता क्या है, वो टेम्परेचर को हाई करता है, तो उसमें वो और ज़्यादा से ज़्यादा वो चीनी उसमें डिजॉल्व कर पाता है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। और नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर। तो इसकी बात हम डिटेल में करने वाले हैं आगे, किसमें, तो यहाँ पे हमारे पास जो पूरा हेनरी लॉ है ना स्टूडेंट, हेनरी लॉ इसी पे डिपेंडेंट है। तो बात करेंगे इसको आगे, तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब देखते हैं यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यहाँ पे हमारे पास जो सॉलिड है उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी हमारे पास सॉलिड में, और इसको कौन कौन से जो हमारे पास पैरामीटर है वो अफेक्ट करते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि शुगर हो, क्या बच्चों, शुगर हो या फिर हमारे पास सॉल्ट हो,
ये डिजॉल्व हो जाता है किस में, तो वाटर में। आपने देखा है डिजॉल्व हो जाता है किसमें, हमारे पास किसमें, तो वाटर में। बट अगर मैं यही शुगर और ये सॉल्ट अगर मैं बेंजीन सॉल्वेंट में, यहाँ पे हमारे पे जो वाटर है वो क्या हो गया, तो सॉल्वेंट हो गया। अगर मैं यही शुगर और जो सॉल्ट हमारे पास है ये बेंजीन में डिज़ोल्व करूँ, जो कि यहाँ पे हमारे पास बेंजीन सॉल्वेंट हो गया, तो ये हमारे पास डिज़ोल्व नहीं होता। ये तो बहुत ही हैरानी की बात है कि यहाँ पे हमारे पास जो शुगर है और जो सॉल्ट है वो डिज़ोल्व हो रहा है हमारे पास किसमें, तो वाटर में। बट हमारे पास सेम शुगर और सॉल्ट हमारे पास बेंजीन में हमारे पास डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। बट इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें कि जो नैप्थलीन की जो गोलियाँ होती हैं बच्चों, क्या जो नैप्थलीन की गोलियाँ होती हैं वो बहुत ही ईजिली हमारे पास बेंजीन में डिज़ोल्व हो जाता है। ये हमारे पास इसमें बच्चों डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये तो भाई बहुत ही एक अलग बात है कि सॉल्ट और शुगर यहाँ पे हमारे पास बेंजीन में डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा और नैप्थलीन यहाँ पे हमारे पास बेंजीन में डिज़ोल्व होता है, बट यही सेम नैप्थलीन वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। तो इसका मेन रीज़न क्या है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इसको बोलूँ कि आप जरा यहाँ पे एक बात सोचो कि यहाँ जो शुगर और सॉल्ट है वो कैसा, तो नॉन पोलर है। कैसा बच्चों, तो नॉन पोलर है। और यहाँ पे हमारे पास जो वाटर होता है वो भी कैसा, तो नॉन पोलर है। बट यहाँ पे हम देखें जो नैप्थलीन है हमारे पास वो कैसा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास जो नैप्थलीन होता है वो पोलर सब्सटेंस होता है। और सेम हमारे पास जो बेंजीन है वो भी इसमें हमारे पास पोलैरिटी मतलब पोलर सब्सटेंस होता है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर अगर फोर्स सेम होगा तो ही हमारे पास जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, तो व्हेन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस विल बी सेम then only solvent and solute dissolve in each अदर। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या आ गया कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे हमारे पास सेम होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो नॉन पोलर जो हमारे पास सॉल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा, और जो हमारे पास जो पोलर सॉल्वेंट है वो पोलर हमारे पास जो पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होने वाला है। इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो हमारा जो मेन पॉइंट है हम उसको लिख सकते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक। क्या बच्चों, लाइक डिजॉल्व लाइक, कि हमारे पास जो पोलर है वो पोलर में, नॉन पोलर हमारे पास वो नॉन पोलर में। तो कैसे लिखेंगे बच्चों हम, तो लाइक डिजॉल्व लाइक। बच्चों बस ये याद रखो कि जो सॉलिड हमारे पास है वो कैसे डिजॉल्व होगा, तो लाइक डिजॉल्व लाइक, कि यहाँ पे हमारे पास नॉन पोलर में होने हैं और पोलर हमारे पास जो सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होने वाले हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टर्म के ऊपर जो कि हमारे पास है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये नया टर्म हमारे पास आ गया, ये है होता क्या है, तो बच्चों ये जो सैचुरेटेड हमारे पास जो वर्ड है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास, कि जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमारे पास हम मतलब उसके उस पॉइंट के बाद उस सॉल्वेंट में अगर हम और ज़्यादा सॉल्यूट अगर हम नहीं मिला पा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो उसी सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, व्हेन वी कैन नॉट dissolve more solute to the solvent at same temperature and pressure। जब यहाँ पे हम सॉल्वेंट में और ज़्यादा हम क्या सॉल्यूट अगर नहीं डिसॉल्व कर पा रहे हैं तो वो सॉल्यूशन हमारे पास क्या कहलाएगा, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना, बहुत इजी। तो बच्चों ऊपर हमने क्या पढ़ा कि फैक्टर यहाँ पे हमारे पास जो अफेक्ट कर रही है सॉल्युबिलिटी, यहाँ पे हम बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड अफेक्टेड बाय, ये किस किस चीज़ों से अफेक्ट हो रही है, तो पहला हमारे पास क्या है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड क्या बच्चों, तो सॉल्वेंट। दूसरा हमारे पास क्या है,
तो यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर और यहाँ पे हमारे पास प्रेशर। तो यहाँ पे हमने देख लिया क्या बच्चों, तो यहाँ पे जो नेचर हमारे पास कैसे इफेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। हमें इतना समझ आ गया कि जो हमारे पास जो सॉलिड है उसमें हमारे पास जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में हमारे पास अगर सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं तो ही वो डिजॉल्व होगा, बाकी वो डिजॉल्व नहीं होगा। अब हमें पढ़ना है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखते हैं एक एक करके यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है और इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे बच्चों हम दो कंडीशन ले लेते हैं। क्या, यहाँ पे हम दो कंडीशन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो पहला कंडीशन है कि डिसोल्यूशन प्रोसेस, जब यहाँ पे हमारे पास डिसोल्यूशन प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक और दूसरा हमारे पास जो हमारे पास जो टाइप हो सकता है वो क्या होगा, डिसोल्यूशन प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं कि जब हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास जो डिसोल्यूशन प्रोसेस यहाँ पे हमारे पास जब एक्सोथर्मिक होगा, अब सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने का जो प्रोसेस है यहाँ पे आपने के बोल दिया कि वो एक्सोथर्मिक है। अगर यहाँ पे अगर एक्सोथर्मिक है तो यहाँ से हमारे पास जो हीट है वो इवॉल्व करेगी हमारे पास। इन केस इस टाइम पे अगर आपने यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन से पहले ही हमारे पास हीट हमारे पास निकल रहा है, आपने 11th क्लास में पढ़ा है ली चैटलियर प्रिंसिपल। क्या बच्चों, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि द रिएक्शन या फिर द इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन विच दैट इफेक्ट शुड और मस्ट बी नलीफाई। कि जो हमारे पास जो उस टाइम पे जो इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिस डायरेक्शन में इस इफेक्ट को वो नलीफाई कर सके। तो यहाँ पे अगर हम लिखें कि ये जो हमारे पास जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है A प्लस B, हमारे पास जो ये दे रहा है हमारे पास C प्लस D, ये हमारे पास हीट इससे निकल रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्या, तो ये एक्सोथर्मिक है, मैंने यहाँ पे टेम्परेचर को बच्चों यहाँ पे मैंने इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज कर दिया, तो जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड जाएगी। तो ये हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है वो क्या होगा, तो बैकवर्ड जाने का मतलब हमारे पास स्टूडेंट क्या हो गया कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। अगर बैकवर्ड जा रहा है तो यहाँ पे हमारे पास ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट हो गया, तो इसकी हमारे पास पीछे आ रहा है हमारे पास रिएक्शन, तो जो ए हमारे पास है उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर हमारे पास एक्सोथर्मिक हमारे पास रिएक्शन आ रही है तो हीट इवॉल्व होगा और टेम्परेचर इंक्रीज करते टाइम उसी टाइम अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज। इतना याद करो बस, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट हमारे पास क्या होगा, तो डिक्रीज हो जाएगा, है ना, बहुत ही इजी। अब देखते हैं यहाँ पे हम, अगर यहाँ पे हमारे पास जो ये कैसा रिएक्शन हुआ तो एंडोथर्मिक हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास जो एंडोथर्मिक है तो इसको और हीट चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या, तो ये हमारे पास हीट यहाँ पे डाउन जाएगा। अगर आपने इस टाइम पे टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो देखो यहाँ पे इसको और हीट चाहिए, यहाँ पे इसको हीट नहीं चाहिए था, बट इस केस में हमारे पास एंडोथर्मिक केस में जब यहाँ पे हमारे जो प्रोसेस है, जो डिसोल्यूशन है, जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है कि अगर उसको और हीट मिले, मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ही वो प्रोडक्ट बना पा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको टेम्परेचर, इसको अगर हम और हीट देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो इंक्रीज हो जाएगा, है ना, बहुत ही इजी। तो यहाँ पे अगर हमारे पास जो प्रोसेस है, ध्यान रखना बच्चों कि अगर जो प्रोसेस हमारे पास है वो कैसा, तो एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी विल बी इंक्रीज, एंड इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट विल बी डिक्रीज। अब देखते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करें कि प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, प्रेशर का इफेक्ट हमारे पास कुछ नहीं होता, यहाँ पे हमारे पास नल होगा इस केस में। क्यों होगा वो देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सॉलिड है, जो सॉलिड और
लिक्विड हमारे पास क्या है, वो हाईली इनकम्प्रेसिबल है। क्या बच्चों, तो वो हाईली इनकम्प्रेसिबल, हमारे साथ बोलो, जो हमारे पास जो सॉलिड और लिक्विड हमारे पास होते हैं वो कैसे होते हैं, तो हाईली इनकम्प्रेसिबल। तो यहाँ पे हमारे पास सॉलिड और लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। अगर यहाँ पे हमारे पास सॉलिड और लिक्विड हमारे पास हाईली इनकम्प्रेसिबल हो गए तो इसको हम जो हमारे पास सॉलिड और लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं करते। तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये है तो प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन solubility of solid in लिक्विड। तो यहाँ पे हमारे पास इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सॉलिड और लिक्विड है वो हाईली इनकम्प्रेसिबल है, तो प्रेशर का तो इफेक्ट होता ही नहीं है। तो बच्चों कैसे हो आप सब, मैं अविनाश कुमार आप सभी बच्चों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल वासुदेव अकेडमी पे। सो स्टूडेंट, जहाँ पे हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था आज वहीं से बात करते हैं यहाँ पे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। बच्चों आज हम पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, कि गैस की सॉलिबिलिटी कितनी होती है तो लिक्विड में। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछूं कि क्या आपने बचपन में एक पोएम सुनी है, मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है? बिल्कुल जी, हमने सुना है, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सुना है हमने कि ऐसी वही पोएम है कि मछली जल की रानी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जीवन उसका पानी है, तो पानी में जो उसको जीवन मिला, हम बात करें कि आपको रेस्पिरेशन करने के लिए आपको क्या, तो ऑक्सीजन चाहिए। सेम हमारे पास मछलियों को भी रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या, तो ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे कह सकते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन लेक, रिवर, सी एक्सेट्रा इज ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑफ द एयर इन वाटर। बिल्कुल, हम तो सीख गए, अरे वाह बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब हम जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस है हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इन द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, और उसको हम मोलैरिटी के भी टर्म में हम यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आइए बच्चों, अब हमारे पास जो मेन टॉपिक है हमारा आज का, हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो बच्चों यहाँ पे भी हमारे पास तीन ही फैक्टर है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं हम हेनरी लॉ। यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर का जो इफेक्ट है उसी को बोलेंगे हम हेनरी लॉ। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा गैस के ऊपर, गैस की सॉलिबिलिटी के ऊपर इन लिक्विड, तो वो समझने के लिए आइए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ऑन पेपर, और आपको हेनरी लॉ बहुत ही क्लियरली समझ आने वाला है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास मान लो कि ये हमारे पास वाटर हो गया जिसे, या फिर हमारे पास कोई सॉल्वेंट हो गया, और यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट, सेम यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास ये लोअर फेज हो गया, और ऊपर हमारे पास क्या, तो यहाँ पे हमारे पास एयर के मॉलिक्यूल्स, मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी हमारे पास एयर हो। अब यहाँ पे आपने एक पिस्टन बना दो। पिस्टन तो भाई केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपने बहुत ही देखे होंगे। पिस्टन होते क्या है, तो ये एक तरह से हमारे पास, आप बाइकों में देखा होगा इंजन के पिस्टन होते हैं, वैसे ही हमारे पास एक क्या करेगा, तो ये जो गैस हमारे पास है उसको कंप्रेस करने के काम आएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस फिगर में हमारे पास क्या, तो यहाँ पे हमारे पास गैस हमारे पास है, और ये हमारे पास क्या है, तो लिक्विड है। अब इस केस में जब यहाँ पे हमारे पास कुछ भी यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही, तो ये सिस्टम हमारे पास, ये जो सिस्टम हमारे पास है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे है। अब यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ डिसोल्यूशन, ये हमारे पास जो हमारे पास जो ये एयर है वो इसमें डिसॉल्व हो रहा है, और ये हमारे पास हमारे पास जो सॉल्वेंट है इससे वापस हमारे पास तो एवोपरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल है कितना, तो रेट ऑफ एवोपोरेशन के। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ डिसोल्यूशन की, यहाँ पे हमारे पास जो ये एयर मॉलिक्यूल है उसका वो कितना डिसॉल्व हो रहा है इसमें, और जो एवोपरेट हो रहा है वो रेट इक्वल है, और इसलिए हमारे पास एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ गया। अब सोच के देखो खुद से कि अगर मैं इसको कंप्रेस करूँ, यहाँ पे आपने पहले यहाँ पे हमारे पास आपने वेट डाल दिया, आप इस पर बैठ गया समझ लो, तो ये हमारे पास कंप्रेस होगा। अगर ये कंप्रेस हुआ तो यहाँ पे हमारे पास ये पिस्टन नीचे आएगा,
बिल्कुल आएगा। और यहाँ पे हमारे पास एरिया कम हो गया। अब आपने इसको इजीली कंप्रेस कैसे कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो गैस होती है वो क्या, तो हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर होती है। जी बिल्कुल, ये तो हमें पता ही है, तो हम 10th में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो यहाँ पे हमने इसको कंप्रेस किया। अब आप खुद सोच के देखो, यहाँ पे इसका जो मूवमेंट के जो हमारे पास जो ये जो गैस है उसके मूवमेंट के लिए हमारे पास कम जगह हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ डिसोल्यूशन हमारे पास इंक्रीज होगा, और रेट ऑफ एवोपरेशन भी यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज होगा। कब तक, जब तक यहाँ पे हमारे पास फिर से इक्विलिब्रियम सेटअप ना हो जाए। तो यहाँ से हमारे पास क्या पता चला कि जैसे ही हमारे पास रेट ऑफ डिसोल्यूशन इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे वो किसकी वजह से हुआ, तो आपने इसको प्रेस किया और इससे हमारे पास तो वहाँ पे प्रेशर जनरेट हुआ। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन तो हम निकाल ही सकते हैं क्या, कि बाई इंक्रीजिंग प्रेशर सॉलिबिलिटी इंक्रीज। बिल्कुल जी, अगर हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो हमारी सॉलिबिलिटी हमारे पास इंक्रीज होगी, किसकी, तो गैस की। इतना हो गया। तो बच्चों जो आपने ये पढ़ा ना, अभी ये आपने पहली बार नहीं पढ़ा, पहली बार इसको 1803 में पहले से ही हेनरी जी ने, हमारे जो महान हेनरी जी हैं, उन्होंने पहले ही पढ़ लिया था। और फिर ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया उन्होंने हमारे पास, कि मास ऑफ गैस dissolved at constant temperature is directly proportional to the pressure of gas present above the liquid या फिर solvent। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट पहले ही श्रीमान हेनरी जी ने कर लिया था। अब उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने अपना एक कंक्लूजन क्या दिया, जैसे हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला, उन्होंने अपना कंक्लूजन दिया, मास ऑफ गैस डिजॉल्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास जो गैस है उसका मास हमारे पास क्या होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो किसके, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर होगा इस सॉल्वेंट के ऊपर। इतना समझ आया आपको जी, आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो हमारे पास कंडीशन ये आ गई। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास हेनरी जी ने क्या किया, तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन दी। बट भाई ये तो साइंस है, और साइंस तो भाई हमेशा बलिदान मांगती है। अब यहाँ पे बात करें तो उड़ता हुआ तीर लेने डाल्टन जी भी पहुँच गए। उड़ता हुआ तीर लेने हमारे पास क्या, तो डाल्टन जी भी पहुंच गए। और डाल्टन जी ने क्या बोला कि यहाँ पे हमारे पास जो ये एयर है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। तो डाल्टन जी ने हमारे पास क्या कह दिया कि जो एयर है यहाँ पे हमारे पास वो क्या है, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। इस एयर में बस ऑक्सीजन ही नहीं, बाकी और सारे हमारे पास गैसेस भी हैं, तो उनका प्रेशर भी हमारे पास इसमें क्या एक वाइटल रोल प्ले करेगा। तो उसका यहाँ पे हमारे पास डाल्टन जी ने और हेनरी जी मिक्स हमारे पास जो उनकी योगदान से हमारे पास जो इक्वेशन निकला, वो हमारे पास स्टेटमेंट क्या आया वो देखते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गैस की जो सॉलिबिलिटी है उसकी हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी, तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली proportional to the partial pressure। अब ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर क्या है स्टूडेंट, तो हर गैस का हमारे पास अलग अलग प्रेशर होगा, तो उसी पे वो डिपेंड करेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट above the surface of सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास क्या स्टूडेंट, तो ये हमारे पास फाइनल हमारे पास हेनरी लॉ का स्टेटमेंट आ गया, डेफिनेशन आ गई। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास यही, इसको मैं थोड़ा इंप्रूव करके यहाँ पे हमारे पास डाल्टन के थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वापस से लिखा गया। अब यहाँ पे हमारे पास देखते हैं क्या हुआ और। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि जो मास हमारे पास है
वो कितना डिजोल्व होगा वो हमारे पर डिपेंड करेगा पार्शियल प्रेशर से। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये एयर है, जो हमारे पास जो ये एयर है, इसमें बहुत सारे हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स के हमारे पास होते हैं, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऐसे हमारे पास और हीलियम सब है। तो यहाँ पे हमारे पास पी टोटल हम क्या लिख सकते हैं, पी ए हमारे पास जो पहली गैस है, फिर पी बी टिल पी एन जितनी हमारे पास गैस होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये पी ए हमारे पास क्या कहलाएगी, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास हेनरी लॉ का जो हमारे पास जो स्टेटमेंट आया वो क्या था, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे याद करो सॉलिबिलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे हमारे पास क्या गया, मोल फ्रैक्शन हम बात कर रहे हैं एक ही, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। बहुत आसान। तो इसका अगर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। जी बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे हमारे पास ये हेनरी इक्वेशन है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटा, तो यहाँ पे हमारे पास पी ए इज इक्वल टू के हमारे पास कांस्टेंट आया, और ये हमारे पास क्या, जाई ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक कांस्टेंट है इसको बोलते हैं हम के एच, हेनरी कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या आ गई, पी ए इज इक्वल टू पी के एच जाई ए। अगर ये हमारे पास, अगर हमें किसी और गैस की निकालनी होती है, जैसे यहाँ पे हमारे पास पी बी है, तो पी बी इज इक्वल टू के एच जाई बी। ये हमारे पास दो इक्वेशन हमारे पास हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया हेनरी लॉ और हेनरी लॉ की स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम बात करें, जो यहाँ पे हमारे पास जो हेनरी कांस्टेंट है वो क्या डिफरेंट होता है, वो हमारे पास डिफरेंट होता है फॉर एवरी गैस। यहाँ पे हमारे पास हर गैस के लिए हमारे पास जो ये हमारे पास हेनरी कांस्टेंट है वो अलग होगा। अगर यहाँ पे हमारे पास अलग है ये हर गैस के लिए, तो यहाँ पे इसकी सॉलिबिलिटी भी डिफर करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या अगर हमें निकालना है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पी ए इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, के एच, और यहाँ पे हमारे पास क्या, तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम कंडीशन लगाए, हमारे पास पहली कंडीशन क्या हो गई, अगर हमारे पास के एच किसी गैस का ज़्यादा है, देखो अगर यहाँ पे हमारे पास के जो हेनरी कांस्टेंट है वो किसी गैस का ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारे पास अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही होगा। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू ज़्यादा है, प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है बेटा, प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा। बट यहाँ पे हमारे पास उस वैल्यू सेम करने के लिए अगर के ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारे पास सॉलिबिलिटी को हमें घटाना होगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर के एच विल बी हाइयर, तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉलिबिलिटी है वो डिक्रीज़ कर जाएगी। जी बिल्कुल सही है, तो बहुत सही बात है। अगर सेकंड कंडीशन देखें, अगर हमारे पास हेनरी लॉ कांस्टेंट अगर कम है किसी गैस का, तो उसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी बेटा, तो इंक्रीज हो जाएगी। इसकी यहाँ पे सॉलिबिलिटी हमारे पास क्या हो गई, तो इंक्रीज हो गई। जी ये तो बहुत ही भाई बहुत तगड़ी ट्रिक है कि हमारे पास हेनरी लॉ, अगर हमारे पास हेनरी लॉ का जो कांस्टेंट है अगर वो ज़्यादा तो सॉलिबिलिटी कम होगी, अगर ये हमारे पास हेनरी कांस्टेंट अगर हमारे पास कम है तो हमारे पास सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आओ बच्चों अब देखते हैं हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पे। तो यहाँ पे ये समझने के लिए अगर यहाँ पे हमने कंटेनर बना दिया बच्चों, यहाँ पे हमने एक कंटेनर बना दिया, यहाँ पे हमारे पास दो फेज़, अपर फेज़ लोअर फेज़, यहाँ पे हमारे पास सेम वही वाटर, यहाँ पे हमारे पास क्या, तो ये एयर मॉलिक्यूल। अब खुद सोच के देखो यहाँ पे बच्चों कि अगर मैंने यहाँ पे इसको मैं हीट करना मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या, तो फ्लेम अगर मैंने लगा दिया और मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, तो मैं यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो यहाँ पे हमारे पास जो वाटर या फिर जो हमारे सॉल्वेंट के अंदर हमारे पास जो बाकी गैसेस, जो हमारे पास बाकी मॉलिक्यूल है वो भी गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन लिखूँ, एक यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है a प्लस बी, यहाँ पे हमारे पास a हमारे पास क्या, तो सॉल्वेंट है, यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास सॉल्वेंट है और ये हमारे पास सॉल्यूट है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये ऐसा है और ये क्या बना रहा है, C प्लस डी हमारे पास बना रही है, इक्विलिब्रियम में हमारे पास है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटर प्रिंसिपल हमने पढ़ा है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू ली चैटर प्रिंसिपल हमारे पास स्टूडेंट क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पे वही हमारे पास दो हमारे पास कंडीशन आएगी। अगर पहली कंडीशन हमारे पास क्या, तो डिसोल्यूशन, अगर हमारे पास डिसोल्यूशन क्या, डिसोल्यूशन
हमारे पास अगर एक्सोथर्मिक है, अगर हमारे पास एक्सोथर्मिक है, ये हमारे पास जो बी अगर हमारे पास ए में ऐड हो रहा है, अगर ये इक्वेशन अगर एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब क्या, यहाँ से हमारे पास हीट क्या तो निकल रही है। तो यहाँ पे हमारे पास पहली हीट निकल रही है और आप उसको और हीट दे रहे हो, तो इस केस में हमारे पास जो सॉलिबिलिटी है, इस केस में हमारे पास जो सॉलिबिलिटी है, सॉलिबिलिटी विल डिक्रीज, ठीक है, क्योंकि ये बैकवर्ड आएगा हमारे पास। और ये हमारे पास ली चैटर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन है, जो रिएक्शन है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या कर सकते हैं हम कि डिसोल्यूशन हमारे पास क्या तो एंडोथर्मिक है, हमारे पास एंडोथर्मिक अगर है तो ये हमारे पास क्या थर्मिक, अगर हमारे पास डिसोल्यूशन हमारे पास क्या एंडोथर्मिक हमारे पास अगर आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास आप इसको और हीट दे रहे हो और उसको हीट और चाहिए ही अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब इसको डिसॉल्व करने के लिए उसको और हीट चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो उसकी सॉलिबिलिटी है, सॉलिबिलिटी हमारे पास क्या तो इंक्रीज कर जाएगी। पर अगर हम यहाँ पे देखें कि इस केस, ये वाला केस हमारे पास बच्चों बस सॉलिड में ही हमारे पास पॉसिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ पे हीट दिया है तो यहाँ से हमारे पास वापस यहाँ पे हमारे पास गैस मॉलिक्यूल 100% आएंगे। तो इसीलिए लिक्विड गैस के लिए हमारे पास क्या तो ये हमारे पास हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होती है। अगर ये हमारे पास है तो सॉलिबिलिटी हमारे पास डिक्रीज होगी। क्या बच्चों? सॉलिबिलिटी हमारे पास डिक्रीज होगी, है ना, बहुत ही इजी। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें नेचर ऑफ गैस हमारे पास और सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। अगर गैस हमारे पास रिएक्टिव है, अगर हमारे पास जो गैस है वो रिएक्टिव है, वो इजीली क्या तो रिएक्ट कर पा रहा है किससे तो सॉल्वेंट से। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी सॉलिबिलिटी है, सॉलिबिलिटी हमारे पास जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर ये इजीली रिएक्ट नहीं कर पा रहा तो हमारे पास सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। बहुत ही आसान है। अगर जो गैस हमारे पास है वो इजीली रिएक्ट कर पा रहा है या फिर कोई कंपाउंड फॉर्म कर पा रहा है सॉल्वेंट के साथ, तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी। बहुत ही आसान। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें कि जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, बच्चों लेस डिजॉल्व हो पाते हैं किसमें तो वाटर में। बट इसी के करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें क्या तो कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास NH3, अमोनिया, हमारे पास HCl, ये हमारे पास ग्रेटर एक्सटेंट तक ये डिजॉल्व हो जाते हैं किसमें तो वाटर में। अब यहाँ पे CO2 का हमारे पास अगर हम यहाँ पे इसकी हेनरी लॉ की एप्लीकेशन देखें तो उसका बेस्ट हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन होगा वो है आपकी कोल्ड ड्रिंक में। बेटा आप सभी ने कोल्ड ड्रिंक पिया होगा और उस कोल्ड ड्रिंक में हमारे पास जो वाटर हमारे पास है उसे बोलते हैं कार्बोनेटेड वाटर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हमारे पास हाई प्रेशर से हमारे पास CO2 को उसमें डिजॉल्व किया जाता है। जितना ज़्यादा हमारे पास प्रेशर होगा उतना ज़्यादा हमारे पास CO2 उसमें डिजॉल्व होता है। अब ढक्कन खोलते हुए बेटा तो वहाँ से हमारे पास क्या झाग से निकलता है ना, वो क्या है वो CO2 ही तो है। उसको हाई प्रेशर के अंडर उसको वहाँ पे डिजॉल्व कराया गया है वाटर में। तो आज की क्लास में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन हेनरी लॉ। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास इंटेक्स्ट क्वेश्चन बुक के हमारे पास जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उससे 2 क्वेश्चन लिए मैंने आज, और ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके हाफ ईयरली या फिर आपके यूनिट टेस्ट में भी आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, H2S, a toxic gas with a rotten egg-like smell is used for qualitative analysis if the solubility of, यहाँ पे हमारे पास क्या solubility दे दी किसकी तो H2S की in water। यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट क्या हो गया बच्चों तो वाटर हो गया, इतना ही हमें पता चल गया। एट STP हमारे पास कंडीशन याद करो, फिर आते हैं यहाँ पे हम STP इज यहाँ पे कितना है तो 0.195। सॉलिबिलिटी ऑफ हमारे पास जो गैस है उसकी सॉलिबिलिटी कितनी है स्टूडेंट तो 0.195। ये बच्चों ये M क्या है, मीटर है क्या? जल्दी बताओ ये क्या M क्या है बेटा? ये M क्या तो मोलैलिटी है। और मोलैलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इससे हमें क्या पता चल गया कि जो वाटर हमारे पास है वो 1 kg है। आगे पढ़ते हैं, कैलकुलेट हेनरीज
लॉ कांस्टेंट बेटा यहाँ पे हमारे पास ये भूल गए हम, तो कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट हमें फाइंड करना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हमें फाइंड क्या करना है, पहले हम वो देख लेते हैं। अगर हेनरी लॉ कांस्टेंट फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल आपको पता है, जल्दी बताओ। तो प्रेशर हमारे पास जो ये पार्शियल प्रेशर हमारे पास क्या, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास इक्वल टू के एच, और मोल फ्रैक्शन हमारे पास किसका आएगा, H2S गैस का इस क्वेश्चन के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्रेशर हमारे पास बता दिया गया है इनडायरेक्टली, कैसा बता दिया गया है, तो STP बोल दिया। तो यहाँ पे हमारे पास STP के लिए हमारे पास जो प्रेशर और टेम्परेचर, इसे बोलते हैं बेटा हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर हमारे पास होता है वो होता है 1 ATM। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे हमारे पास हेनरी लॉ कांस्टेंट है, यहाँ पे हमारे पास हेनरी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम लेते हैं बेटा बार में। यहाँ पे हमारे पास 1 ATM कितने बार प्रेशर के इक्वल होता है, तो वो देखो 0.98 बार हमारे पास इतना होता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमें क्या निकालना है, तो के एच हमें हेनरी कांस्टेंट हमें निकालना है। तो प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, ये हमारे पास फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज़ होगा, इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज़ होगा। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास प्रेशर हमारे पास मिल गया, हमारे पास प्रेशर हमें मिल गया, कितना है, तो 0.98 बार है। हमें बस कैलकुलेट करना है बेटा, अब क्या, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। अब भाई साहब ये तो बहुत दिक्कत की बात है, मोल फ्रैक्शन हम कैलकुलेट कैसे करें, हमारे वैल्यू नहीं है। तो लो जी, अभी आपके पास सब चीज़ मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, 0.95 m। अब इससे हम कह सकते हैं कि सॉलिबिलिटी ऑफ H2S कितना हमारे पास है, तो 0.195 मोल ऑफ H2S इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्या है हमारे पास बेटा, सॉल्वेंट, तो ये वाटर ही है। अब यहाँ पे हमारे पास H2S का हमें मोल दे दिया गया है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S कितने हैं, तो 0.195 मोल हमारे पास है। बट हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लो अभी तुम्हारे हम निकाल के दे देते हैं हम। तो ये अगर हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकालना हो तो क्या करेंगे बेटा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर H2O हमारे पास क्या होता है, N इजकल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमारे पास कितना है बेटा इसका, जल्दी बताओ। तो यहाँ पे हमारे पास 1 kg को कैसे लिखेंगे, तो 1000 ग्राम में हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास H2O का मोलर मास होता है कितना, तो 16 हमारे पास ऑक्सीजन का और 2 हमारे पास किसका, तो हाइड्रोजन का। आप जब इसको आंसर निकालोगे, डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो 55.5 मोल हमारे पास वाटर के आ गए। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O भी है, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S भी है, तो हम निकाल सकते हैं क्या, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S, नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल हमारे पास कितना है, 0.195 अपॉन यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S हमारे पास कितना है, तो यही 0.195 प्लस 0, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O कितना है बेटा, तो 55.5 मोल हमारे पास आ गए। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर कितना आ गया, इसको अभी सॉल्व मत करो, इसको डायरेक्ट एंड में जाके हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 55 पॉइंट हमारे पास 5, तो ये हमारे पास 7 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S हमारे पास आ गया, इसमें इसको डायरेक्ट पुट कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास KH हमारे पास जो हेनरी कांस्टेंट है वो कितना आएगा, प्रेशर हमारे पास कितना है, तो 0.98 हमारे पास बार है, और ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन हो गया, वो कितना है, तो 0.195 इंटू 55.7। अब यहाँ पे आपको बस ये कैलकुलेट करना है, ऐसे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। और बच्चों मैंने आपको बता दिया है, आप इस क्वेश्चन यहाँ से आप आंसर निकालिए, यहाँ से आप बेटा आंसर निकालिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, और आपको इसका करेक्ट आंसर आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपडेट कर दूंगा। तो बच्चों आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.7, जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है। पहले हमें वो पता तो हो, हमें पहले अपना एम तो पता हो निकालना क्या है। तो देखते हैं, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर। यहाँ पे हमारे पास वाटर में CO2 का डिसोल्यूशन हो रहा है, और उसके लिए हमारे पास हेनरी लॉ कांस्टेंट, पहले सबसे लिख लेते हैं बच्चों।
यहाँ पे हमारे पास गिवन चीज़ क्या है, हमारे पास के एच हमारे पास कितना दे दिया 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। अब यहाँ पे पास्कल है तो हमें बाकी चीज़ें पास्कल भी लेनी होगी एट 298 केल्विन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, तो ये एसटीपी आ गया, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। हमें क्वांटिटी ऑफ CO2 निकालना है किस में, तो 5 ml ऑफ सोडा वाटर। अब 500 ml जो हमारे पास जो सोडा वाटर है उसमें कितना CO2, उसका कितना ग्राम हमारे पास CO2 का डिजॉल्व है, हमें वो निकालना है। यहाँ पे हमारे पास पैक्ड अंडर, यहाँ पे जो प्रेशर हमारे पास है वो कितना दे रखा है इन्होंने, तो 2.8 ATM। अब निकालते हैं, देखते हैं हमें निकालना क्या है। तो यहाँ से हमारे पास हम बात करें तो ये फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, तो प्रेशर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है KH, और ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 हमारे पास आ जाएगा। अब देखो अगर इस मोल फ्रैक्शन से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, या फिर हमारे पास क्या, अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 अगर हमने निकाल लिया तो हम इसको CO2 के मोलर मास से मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इतने, हमारे पास जो वाटर है उसमें कितना CO2 प्रेजेंट है। समझ आया? तो करते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास प्रेशर ऑफ CO2, हमारे पास जो ये प्रेशर ऑफ CO2 है वो कितना है, प्रेशर ऑफ CO2 हमारे पास कितना आ गया, तो 2.5 ATM। अब यहाँ पे हमारे पास केज की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, तो पास्कल में दे रखी है, तो उसको हमें पास्कल में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल हमारे पास होता है। तो 2.5 इंटू 10⁵ हमारे पास पास्कल हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर हमें निकालना हो, पहले हमें क्या निकालना है, तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, और उससे हम निकालेंगे ये, इसके बाद हम जाएंगे नंबर मोल ऑफ CO2। तो इसको अगर हमें यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 हमारे पास क्या आ गया, प्रेशर अपॉन हेनरी कांस्टेंट। प्रेशर हमारे पास कितना है, तो 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल हमारे पास आ गया। यहाँ पे हमारे पास ये पास्कल में है तो 1.67 इंटू 10⁸ हमारे पास आ गया। इसको डिवाइड करोगे तो कितना होगा 6, इसको ये हमारे पास ये हुआ 16 हमारे पास, ये फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डेसिमल 16 और ये बचा 10, तो यहाँ पे हमारे पास 8, तो ये 1.5 समथिंग हमारे पास आएगा। इतना एक डेसिमल तक ले लो, बहुत है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये 5 है, तो ये 1.5 इंटू 10⁻³ हमारे पास किसका, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 होगा क्या, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 अपॉन यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या, तो H2O हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन हमें मिल चुका है। अब हमें बस CO2 का हमें फाइंड करना है, और हमें क्या फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से हम मास ऑफ वाटर निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। डेंसिटी हमारे पास 1 हो गया, मास हमारे पास ये, वॉल्यूम कितना है, तो 500 ml है। तो यहाँ से हमारे पास मास ऑफ H2O कितना आ गया, तो 500 ग्राम हमारे पास आ गया। ये आगे देखते हैं कैसे करें। तो यहाँ से अगर हम इस मोल फ्रैक्शन में बात करें कि अगर एज़ कम्पेयर टू वाटर हमारे पास अगर CO2 का मास बहुत ही कम है, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम उसको, जो चीज़ें बहुत छोटी होती हैं हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। किस लिए, तो अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। तो जी वही करते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 हमारे पास आ गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हमारे पास क्या, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास मोल फ्रैक्शन कितनी है, तो 1.7 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 यहीं से निकाल लेते हैं हम। नंबर ऑफ मोल हमारे पास कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 हमारे पास कितना आएगा, तो ये सेक्शन हम अलग कर लेते हैं ना। रफ वर्क हमारे पास आ गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O ये हमारे पास 500 ग्राम, और ये हमारे पास 18 हमारे पास, तो कितना आ गया हमारे वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड करोगे आप तो 22.7 मोल हमारे पास आ गया इसके। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 हमारे पास कितना आ गया, 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू यहाँ पे 22.7 हमारे पास आ गया। अब इस वीडियो को पॉज करो और इसको कैलकुलेट करके बताओ, जल्दी बताओ, फिर मैं आंसर लिखूँगा।
तो बच्चों आपने कर लिया कैलकुलेट, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कितना आ गया। तो बच्चों आप जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आएगा 42.1 इंटू 10⁻³ क्या, तो मोल हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए, तो हम क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास ऑफ CO2 हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखो स्टूडेंट, अब दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल हमारे पास CO2, तो ये 42.1 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू मास हमारे पास हमें निकालना है मास ऑफ CO2 अपॉन यहाँ पे हमारे पास मोलर मास कितना होता है CO2 का, तो यहाँ पे हमारे पास क्या 16 और ये 12 तो 44 ग्राम पर मोल होता है। तो यहाँ से हमारे पास मास ऑफ CO2 हमारे पास कितना आ जाएगा 42.1 इंटू 44 इंटू 10⁻³ तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करो आप और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो, तभी तो मजा आएगा। तो बच्चों आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारे पास सॉल्यूशन से है क्या, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बच्चों बस बाइनरी सॉल्यूशन की। क्या बच्चों, बस बाइनरी सॉल्यूशन की। और यहाँ पे हमने पहले भी हमने बताया था आपको कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक हमारे पास सॉल्वेंट होता है, सिर्फ हमारे पास एक सॉल्वेंट और एक हमारे पास सॉल्यूट होता है, इसे बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बस हम बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन की। अब आगे देखते हैं यहाँ पे हमारे पास, इससे पहले हम पढ़ के आ चुके हैं क्या बच्चों, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। वहां पे हमने हेनरी लॉ पढ़ा, हमने उसके न्यूमेरिकल्स किए। सेम हमें यहाँ पे पढ़ना है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब इसको ना बच्चों ऐसे नहीं समझेंगे हम, इसको समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है, यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है और यहाँ पे हमारे पास हमारे पास सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे हमारे पास ये गैस फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इसके वॉल पे, इसके लिक्विड जो हमारे पास, जो इस गैस के नीचे लिक्विड है। बोल हाँ या ना, करेंगे या नहीं करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो भी गैस होती है वो प्रेशर ही तो एक्सर्ट करती है। तो यहाँ पे हमारे पास इस लिक्विड के ऊपर जो गैस है ना, जो ये लिक्विड है यही तो गैस फॉर्म में चेंज हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास इस गैस के प्रेशर को बोलेंगे हम वेपर प्रेशर। बेटा क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार होती है, वेपर प्रेशर फॉर लिक्विड इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस above the solvent or solution at a particular temperature। और यहाँ पे हमारे पास ये सिस्टम हमारे पास किसमें, तो इक्विलिब्रियम में भी होना चाहिए, तभी हमारे पास एक करेक्ट वैल्यू हमारे पास वेपर प्रेशर की आती है। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास जब ये जो सॉल्वेंट है वो ऐसे गैस में चेंज क्यों होगा, तो ये जो हमारे पास सॉल्वेंट होता है वो कैसा, जो हमारे पास ये सॉल्वेंट होता है इसका नेचर हमारे पास कैसा होता है बेटा, इसका नेचर हमारे पास होता है वॉलेटाइल। अब बच्चों ये वॉलेटाइल क्या होते हैं, तो वॉलेटाइल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे भी किसमें, तो गैस फॉर्म में चेंज इजीली हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे अगर कैम्फर, तो कैम्फर को जैसे आप लगाओगे तो ये हमारे पास सॉलिड से गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो भाई साहब ये तो बहुत ही ईजी है, हमें सब आ गया। तो बच्चों यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम पहले देखते हैं नेचर ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे हमारे पास जो वॉलेटाइल लिक्विड होता है उसका नेचर क्या होगा, हमें बस वो देखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हाईली वॉलेटाइल लिक्विड हैज हाई वेपर प्रेशर। अब हमने ये देख लिया कि वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम सिस्टम पे जो हमारे पास जो गैस होती है उसका उसके जो वेपर्स होते हैं उसका प्रेशर कितना होता है, उसके जो वेपर्स हैं बेटा उसका प्रेशर कितना होता है उसे बोलेंगे हम वेपर प्रेशर। बोल हाँ या ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो वॉलेटाइल हमारे पास जो सॉल्यूट होगा या सॉल्वेंट होगा उसका वेपर प्रेशर हाई होगा एज कंपेयर टू अदर लिक्विड। नेक्स्ट देखते हैं अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बेटा ये तो कॉमन सी बात है, आप खुद भी आप सोच सकते हो, जो कि वॉलेटाइल जो हमारे पास सॉल्यूट है उसको आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया, ओ भैया वो तो अगर हम बात करें तो वो रूम टेम्परेचर पर ही गैस फॉर्म में वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, और आपने उसका हमारे पास क्या, तो रेट ऑफ रिएक्शन और इंक्रीज कर दिया बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमारे पास जो वॉलेटाइल हमारे पास जो लिक्विड होगा उसका हमारे पास क्या, तो वेपर प्रेशर तो ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज होगा बच्चों। तो भाई साहब ये भी क्लियर हो गया। देखते हैं प्रेजेंस ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट
इन वॉलेटाइल लिक्विड। तो यहाँ पे अगर हम, बेटा ध्यान से सुनना, अगर हम यहाँ पे क्या करें तो वॉलेटाइल लिक्विड में हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर हम मिला देंगे तो वहां पे उसका इफेक्ट, उसका वेपर प्रेशर में क्या इफेक्ट आएगा हम वो देखते हैं। बेटा ये जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है ना हमारे पास, जो वॉलेटाइल लिक्विड है, यही बेटा राउल्स लॉ है। क्या बेटा? तो राउल्स लॉ हमारे पास, इसी को हम बोलते हैं। तो आगे देखते हैं यहाँ पे और हम राउल्स लॉ को पढ़ते हैं। तो जो पहले यहाँ पे हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। यहाँ पे हमारे पास पहले तो बेटा हम क्या, तो दो पहले हम प्यारे प्यारे कंटेनर बना देते हैं जिसमें हमारे पास क्या, तो ये हमारे पास कंटेनर बन गए। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास कंटेनर बन गए प्यारे प्यारे। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास तो वॉलेटाइल हमारे पास क्या, तो सॉल्वेंट आ गया। अब सोच के देखो ये हमारे पास वॉलेटाइल सॉल्वेंट है और यहाँ पे है ये एक, दोनों हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन में, एक इक्विलिब्रियम सिस्टम पे हैं। और यहाँ पे अगर हमने, यहाँ पे अगर हमने नॉन वॉलेटाइल, जो ध्यान से देखना यहाँ पे हमने क्या, नॉन वॉलेटाइल, तो ये हमारे पास क्या, हमने पूरे को जो इसका जो एक्टिव साइड है, बेटा देखो जो हमारे पास जो ये अगर जो अबव सरफेस हमारे पास होगा किसका, तो सॉल्यूशन का, तो ये हमारे पास क्या एक्टिव साइड है, यहीं से हमारे पास मॉलिक्यूल इससे एस्केप करके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या है, तो इसको नॉन वॉलेटाइल, इसको हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट से हमने इसको कवर कर दिया। तो बेटा हमने इसकी एक्टिव साइड ही, हमने ध्यान से देना बेटा, हमने जैसे इसकी एक्टिव साइड अगर हमने कवर कर दी तो इस एक्टिव साइड से एक हमने ये लेयर बिछा दी। तो क्या खुद सोच के देखो कि यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट हमारे पास है, वो इजीली क्या वो स्केप कर पाएगा, वो इजीली का वेपर में कन्वर्ट हो पाएगा? जी बिल्कुल नहीं। जैसे ही हमने यहाँ पे हमने क्या, तो थोड़े से हमने क्या कर दिए, तो सॉल्यूट हमने हटा दिया और यहाँ से हमारे पास हमने रास्ता दे दिया इसको बाहर निकलने का। तो यहाँ पे हमारे पास इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और इस केस में हमारे पास इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो जैसे ही हम कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हम मिक्स करते हैं वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर विल बी डिक्रीज। तो बच्चों पढ़ते हैं यहाँ पे हम राउल्स लॉ। अब यहाँ पे राउल्स लॉ ऊपर यहाँ पढ़ के आ चुके हो, एक लाइन की स्टेटमेंट थी बट उसी को यहाँ पे हम एलेबरेट करेंगे। तो कैसे यहाँ पे हमारे पास राउल्स हमारे पास जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या डिफाइन किया बच्चों, वो देखते हैं। तो यहाँ पे राउल्स लॉ ने, यहाँ पे जो राउल्स हैं उन्होंने बोला कि द पार्शियल वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या, वेपर प्रेशर की बात करी हमने, हेनरी लॉ में हमने क्या बात किया था, तो सिर्फ प्रेशर की। तो द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग, क्या बच्चों, क्या, हैविंग volatile components is directly proportional to its mole fraction in the सॉल्यूशन। तो बच्चे ये हमारे पास स्टेटमेंट आई, बहुत ही कंसाइज स्टेटमेंट है, आप इसको याद भी कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास पेपर में 2 से 3 मार्क्स का आता है क्या, डिफाइन राउल्स लॉ एंड राइट द इक्वेशन फॉर राउल्स लॉ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कॉन्स्टेंट लिक्विड। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पार्शियल वेपर प्रेशर की। अब लिक्विड में बेटा 2 चीजें होती हैं, सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट का भी वेपर प्रेशर होगा और यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर होगा। बोल हाँ या ना? जी बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे हमारे क्या, हैविंग वॉलेटाइल कंपाउंड। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ना बेटा, वो यही है, वॉलेटाइल कंपाउंड होने चाहिए वो। यहाँ पे हमारे पास राउल्स लॉ तो 2 चीज़ों के लिए डिफाइन होता है। पहला हमारे पास डिफाइन होता है क्या, तो राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट, और दूसरा हमारे पास होता है राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉलिड, उसी को हम बोलते हैं हेनरी लॉ।
बोल समझ आया या नहीं आया? जी बिल्कुल आया। तो आगे बढ़ते हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जी बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे हमारे पास देख लो, ये हमारे पास ए सॉल्यूट हो गया और ये हमारे पास बी सॉल्वेंट हो गया। मतलब सॉल्यूशन में हमारे पास हमने पहली बात की कि क्या हम बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन की, और उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो सॉल्यूट होगा और एक हमारे पास सॉल्वेंट होगा। तो ये सॉल्यूट ये सॉल्वेंट, नहीं तो ये सॉल्यूट वो सॉल्वेंट। जी बस। अब यहाँ पे हमारे पास इसका क्या, तो मोल फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन हमारे पास आ गया तो यहाँ पे जो गैस जो हमारे पास ये जो ए हमारे पास जो वॉलेटाइल इन नेचर है, इसका बेटा कुछ प्रेशर भी होगा। क्या, इसका कुछ प्रेशर भी होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका प्रेशर हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास पी ए, और इसको हम लिख दिया प्रेशर पी बी। अब जो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास इफ लिक्विड ए इज प्योर, इसका मतलब क्या कि सिर्फ हमारे पास लिक्विड ए ही है हमारे पास। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमने जो हमारे पास जो राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन है वो क्या बोल रहा है कि पार्शियल वेपर प्रेशर, मतलब जो हमारे पास जो ये वेपर प्रेशर हमारे पास आएगा, जो वेपर प्रेशर हमारे पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो मोल फ्रैक्शन के। किसके, तो मोल फ्रैक्शन के। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास आप कर दो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये जो प्रेशर वेपर प्रेशर को बेटा मैं भी प्रेशर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर हमारे पास प्रेशर हमारे पास क्या, तो ये हम ले लेते हैं यहाँ पे नॉट, मतलब क्या, जो एक ही हमारे पास जो सॉल्वेंट हमारे पास है, तो ये हमारे पास क्या इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक तो ये हमारे पास के, इसको हमने प्रोपोर्शन कांस्टेंट हटाया हमने, तो हमारे पास के आ गया। और यहाँ पे हम अगर हमारे पास प्योर है तो इसका अगर कोई भी हमारे पास चीज़ प्योर होती है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन में, तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इंटू 1। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ पी जो हमारे पास जो हमारे पास सॉल्यूट या सॉल्वेंट हमारे पास जो ए है वो प्योर हमारे पास, अगर सॉल्वेंट हमारे पास है, अगर एक ही हमारे पास लिक्विड उसमें है, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर उसका होगा वो के बराबर होगा। जी बिल्कुल समझ गए। तो यहाँ पे हमारे पास के कितना आ गया, के हमारे पास आ गया पी नॉट ए। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर यहाँ पे के हमारे पास आया था, तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है जी। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर हमारे पास इजिकल टू के, और यहाँ पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब यहाँ से हमने के की वैल्यू बेटा हमने पहले निकाल लिया, हम बहुत चालू हुआ, तो यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ से हम कह सकते हैं प्रेशर, जो हमारा प्रेशर है वो क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ क्या, तो प्रेशर ऑफ लिक्विड इन प्योर, प्रेशर ऑफ लिक्विड इन प्योर स्टेट, तो पी नॉट ए, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। भाई साहब बहुत सही, बहुत सही। अच्छा यहाँ पे हम ए लिखेंगे प्रेशर ऑफ ए, बहुत सही है जी। आगे देखते हैं। तो बच्चों जैसे हमारे पास हेनरी लॉ में उड़ता हुआ तीर डाल्टन जी लेने आ गए थे, सेम उनको तो भाई साहब तीर लेने की आदत है, मतलब अपनी टांग घुसाने की आदत है। तो यहाँ भी उन्होंने अपनी टांग घुसाई और एक हमारे पास नया फॉर्मूला दे दिया। अब बेटा वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे बच्चों को हम देखें, यहाँ पे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, तो प्रेशर ऑफ ए, जो वेपर प्रेशर बेटा, ये वेपर प्रेशर ध्यान दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा क्या, अच्छा अब दिख रहा होगा, हाँ देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और सेम हमारे पास क्या, प्रेशर ऑफ बी क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ मतलब वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। जी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे जो डाल्टन जी थे, डाल्टन सर बोल देते हैं जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो डाल्टन सर थे उन्होंने क्या बोला कि टोटल प्रेशर हमारे पास क्या होता है, टोटल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। जी बहुत सही जी, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई, ये तो हेनरी लॉ में भी आया था, उड़ता हुआ तीर, वही पुराना हिसाब किताब होता है लोगों में, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास हमने क्या कर दिया, पी टोटल। अब बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन का हमारे पास जो टोटल वेपर प्रेशर वो कितना होगा वो देखते हैं यहाँ पे। तो पी टोटल हमारे पास क्या आ गया, पी टी हमारे पास बस पी ए और पी की जगह यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। जी बहुत सही जी।
बट यहाँ पे इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। याद करो यहाँ पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है, तो हमेशा इसका जो हमारा सम आता है वो 1 आता है। तो यहाँ से बेटा हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो ये मोल फ्रैक्शन हमारे पास है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। जी बिल्कुल सही। तो बस यहाँ पे हमारे पास जो ये मोल फ्रैक्शन ए है ना, इसको यहाँ पुट कर दो। आप रिवर्स भी कर सकते थे। तो यहाँ पे हमारे पास हमने कर दिया पी टी, हमारे पास क्या आ गया पी नॉट ए, यहाँ पे हमारे पास क्या 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी नॉट बी, क्या है बच्चों ये पी नॉट बी, तो ये हमारे पास क्या है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी या फिर हमारे वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, और ये हमारे पास क्या, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। जितना हो गया, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, वही सॉल्व करना है, माइनस पी नॉट ए जाई बी प्लस हमारे पास क्या आएगा पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। जी बहुत सही। तो यहाँ पे हमारे पास इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ गया हमारे पास पी नॉट ए माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया पी नॉट ए, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया क्या बच्चों, तो जाई हमने बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये प्लस हमारे पास आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास एक और फार्मूला हो गया राउल्ट्स लॉ का, क्या, तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया पी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ टोटल सॉल्यूशन। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे से आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने पढ़ लिया कि हमारे पास राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन क्या होगी। अब इसको समझते हैं हम क्या, तो ग्राफ से। अगर यहाँ पे हमने लिख दिया राउल्ट्स लॉ ने क्या बोला, राउल्ट्स जी ने क्या बोला था, तो यहाँ पे उन्होंने बोला वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो बेटा यहाँ पे अगर हमें ग्राफ बनाना हो क्या था, वेपर प्रेशर वर्सेस हमारे पास मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन ये हो गया, वेपर प्रेशर हमारे पास ये हो गया। तो जब भी कोई चीज़ हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है, तो जैसे जैसे हमारे पास वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा, फिर मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या, तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास इसका ग्राफ आ गया। बच्चों आइए यहाँ पे हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या, तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बच्चों ये सारा कॉन्सेप्ट बेस है किस पे, तो राउल्ट्स लॉ पे। अगर आपने राउल्ट्स लॉ की वीडियो नहीं देखी है अभी तक, बाई चांस बच्चों, कैसे बाई चांस अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाइए, आई बटन में उसका लिंक है, पहले वो वीडियो देखिए और फिर इस वीडियो पे आइएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पे राउल्ट्स लॉ में हमने पढ़ा था क्या, तो वॉलेटाइल हमारे पास जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट था उसका जो मिक्सचर हुआ था हमारे पास, उसका प्रेशर कितना था। तो यहाँ पे हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन, हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेंगे, तो उनमें से कोई जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो आइडियल होंगे और कोई हमारे पास कैसे सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे बच्चों, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। तो बस हमें वही पढ़ना है आज। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं, पहले हम देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। दो सॉल्यूशन विच फॉलो और ओबे राउल्ट्स लॉ, वो सॉल्यूशन जो क्या, जो फॉलो करते हैं या फिर ओबे करते हैं राउल्ट्स लॉ को एट अ एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करें क्या कि आइडियल सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन होते हैं, तो वो सॉल्यूशन जो क्या, तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें किसमें, तो एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे, हर कंसंट्रेशन पे और हर टेम्परेचर पे अगर सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को अगर ओबे कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, तो उसे बोलेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन। और राउल्ट्स लॉ बच्चों क्या था, तो यहाँ पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। बच्चों यही तो हमारे पास राउल्ट्स लॉ। तो ये इक्वेशन को अगर ये फॉलो करेगा सॉल्यूशन, कैसे, तो हर कंसंट्रेशन पे और हर टेम्परेचर पे, तो उसे बोलेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, अब जब भी हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन, बेटा सॉल्यूशन बनता कैसे है, तो सॉल्यूशन हमारे पास, सॉल्यूशन में हमारे पास हमने पहले पढ़ा था क्या होता है, सॉल्यूट, वेरी गुड जल्दी बोलो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो जब भी यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट फॉर्म होते हैं आइडियल सॉल्यूशन में, तो क्या होगा वो देखते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन नो चेंज इन वॉल्यूम, ओ भाई ये क्या बोल दिया उन्होंने, नो चेंज इन वॉल्यूम एंड इंथैल्पी अकर आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों, तो यहाँ पे वॉल्यूम में कुछ चेंज नहीं हो रहा और इंथैल्पी में हमारे पास कुछ भी चेंज नहीं हो रहा।
इसका मतलब क्या कि अगर हमने 100 ml सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया तो यहाँ पे हमारे पास क्या 100 सॉल्यूट है 100 सॉल्वेंट, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो 200 ml का बनेगा। वही यहाँ पे कह रहा है इंथैल्पी हमारे पास क्या कि कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या कि ना ही उससे हीट निकलेगी ना ही वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो भाई पहले यहाँ पे हमारे पास बच्चों यहाँ पे हमारा 3 कंडीशन होती है और आपको बस पेपर में वही लिखनी है, तो डायरेक्ट उन्हीं 3 कंडीशन पे जंप करते हैं। तो बच्चों आइए जल्दी से यहाँ पे हम कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा प्रेशर ऑफ ए हमारे पास है वो क्या हुआ इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो यही हमारे पास क्या राउल्ट्स लॉ है और आइडियल सॉल्यूशन इसको हमेशा फॉलो करता है। यहाँ पे हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि यहाँ पे हमारे पास जो इंथैल्पी बच्चों इंथैल्पी है या फिर एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं यहाँ पे, तो डेल्टा एच, मतलब यहाँ पे हमारे पास एच से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या, तो चेंज इन इंथैल्पी हमारे पास क्या आएगा 0। इसका मतलब क्या कि ना ही ये हीट एब्जॉर्ब करेगा ना ही हीट ये रिलीज करेगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो डेल्टा V0 मतलब क्या कि यहाँ पे हमारे पास जो चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास क्या वो हमारे पास 0 आएगा। इसका मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट अगर हमारे पास 100 ml है और यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो भी हमारे पास 100 ml है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा बच्चों जल्दी बताओ, तो 200 ml होगा। इसमें कुछ भी बढ़ोतरी या फिर घटोतरी नहीं होगी इसमें, तो इसलिए इसको बोला है मैं डेल्टा V इज इक्वल टू 0। तो आइए बच्चों यहाँ पे जल्दी से हम इसका रीजन देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है। तो व्हेन एवर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, क्या बच्चों, तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड इन प्योर स्टेट आर सिमिलर टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इन सॉल्यूशन, देन सॉल्यूशन फॉलो और बिहेव आइडियली। अब अगर हम यहाँ बात करें कि जो सॉल्यूशन और जो सॉल्वेंट है उसका इंटरमॉलिक्यूलर जो हमारे पास जो अट्रैक्शन है अगर वो सेम रहा बच्चों, क्या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अगर सेम रहा किसमें, तो सॉल्यूशन में भी, तो वहाँ पे हमारे पास वो सॉल्यूशन कैसे बिहेव करेगा, तो आइडियली बिहेव करेगा। जो बोलो बच्चों समझ आ गया। तो अब देखते हैं यहाँ पे हम इसके एग्जांपल्स, जो आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास है वो कौन से, वो कैसे सॉल्यूशन है, तो आइए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या, तो एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, तो बेंजीन को अगर हम टॉल्यूबिन में मिलाएंगे तो वो कैसा बिहेव करेगा, तो आइडियल सॉल्यूशन वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल क्या है, तो एन हेक्सेन को अगर हम एन हेप्टेन में मिक्स करेंगे तो वो भी आइडियली बिहेव करेगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को अगर हमने आपस में मिक्स कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, तो आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा बच्चों। तो आइए बच्चों अब हम समझते हैं यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन को ग्राफिकली, कि उसको हम ग्राफ में कैसे प्लॉट, या फिर यहाँ पे पेपर बहुत बार आया है यहाँ पे कि आइडियल सॉल्यूशन का आप ग्राफ बनाइए। तो बच्चों बिना किसी देरी के यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे हमारे पास क्या, तो नीचे हमारे पास क्या बच्चों, तो मोल फ्रैक्शन हमारे पास है और यहाँ पे हमारे पास बच्चों क्या, तो वेपर प्रेशर हमारे पास ऊपर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, तो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है। हम पढ़ किसके लिए रहे, तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया बच्चों, तो ये एक का मोल फ्रैक्शन हमारे पास ले लो, जैसे हमारे पास एक ए ले लो, इसका हमारे पास मोल फ्रैक्शन ए मतलब इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे इस कॉर्नर पे हाई है, और ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन हमारे पास बी जो अभी ये 0। तो इसका हमारे पास जो अपोजिट साइड हमारे पास जो चलेगा वो क्या चलेगा, यहाँ पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमारे पास 0 हो गया और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमारे पास 1 हो गया। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमारे पास 0 है, तो इसका तो प्रेशर यहाँ पे नहीं होगा। तो जैसे जैसे अगर हम बढ़ाएंगे यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखना, जैसे जैसे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हम बढ़ाएंगे, क्वांटिटी ऑफ बी हम बढ़ाएंगे, तो इसका प्रेशर, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो ये हमारे पास आ गया। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नहीं ये कि ये कैसे हो रहा है, तो हमें बस वही हमारे पास, हम जैसे जैसे हमने मोल फ्रैक्शन बढ़ाया वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन आई वो किसकी आ गई, तो ये हमारे पास आ गया पी बी की। पी बी हमारे पास इज इक्वल टू किसके होगा, तो पी बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये बहुत सही। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या, तो जो हमारे पास जो सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट जो हमारे पास जो सॉल्यूशन ए है इसका हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन वो भी हमारे पास 0 है। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारे पास ये बढ़ेगा, इसका हमारा वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इस जो हमारे लाइन है इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों, तो पी जो प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और साथ में हमारे पास क्या आएगा, तो प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास पी बी का आ गया, पी ए का आ गया, तो पी टोटल हमारे पास
टोटल हमारे पास क्या होता है बच्चों, तो पी बी प्लस पी ए होता है हमारे पास, जी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये इक्वेशन यहाँ पे आई है, आप इसको ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन किसकी आएगी, पी टोटल की, क्योंकि क्या है पी ए प्लस पी बी। तो बोलो बच्चों समझ आया कि नहीं। तो जो यहाँ पे जल्दी से हम यहाँ पे देखिए इसका रीजन क्या है। तो एज द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन इज सिमिलर टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इन प्योर लिक्विड, देयरफॉर द रेट ऑफ एवोपरेशन इन सॉल्यूशन एंड इन प्योर स्टेट रिमेन सेम। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों, तो प्रेशर हमारे पास सेम आ रहा है, तो इसीलिए जो हमारे पास जो पी ए और पी बी है हमारे पास वो कंबाइन होके पी टोटल हमारे पास दे रहा है पी ए प्लस पी बी हमें मिल रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है सॉल्यूशन में उसका हमारे पास सेम हमारे पास है किसमें, तो जो प्योर लिक्विड जो ए है और बी है उसका हमारे पास सेम इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है। उससे क्या हो रहा है हमारे पास, तो रेट ऑफ एवोपरेशन वो सेम आ रहा है, तो हमारे पास प्रेशर हमारे पास सेम आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पहली हमारे पास कंडीशन थी उसका हो गया। हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एंथैल्पी हमारे पास जो हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी है वो जीरो क्यों आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ प्योर लिक्विड इज कंपनसेटेड बाय एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि दो बॉन्ड हमारे पास, ये जो सॉल्यूट हमारे पास जो सॉल्वेंट है उसको पहले हमारे पास वो होते क्या है, तो वो आपस में बॉन्ड तोड़ेंगे और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो इसको तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है वो कंपनसेट कर रही है किसमें, तो जब एनर्जी जो हमारे पास नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो वो हमारे पास कौन सी हमारे पास होता है, या तो वो जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। तो जो एनर्जी निकल रही है वही हमारे पास किसको कंपनसेट कर रही है, तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड को। तो इसलिए हमारे पास जो एनर्जी जो चेंज इन एनर्जी है वो हमारे पास जीरो, इससे ना ही हीट निकल रही है ना ही हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अब बच्चों हमारे पास जो थर्ड कंडीशन थी डेल्टा वी जीरो वो क्यों है वो देख लेते हैं। एज इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इन प्योर लिक्विड एंड इन सॉल्यूशन आर सिमिलर। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन हमारे पास है, जो हमारे पास क्या बच्चों, तो जो बॉन्ड हमारे पास है उसका बॉन्ड लेंथ हमारे पास जो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट में था वो सेम है हमारे पास किस में, तो सॉल्यूशन में भी। तो अगर वो ना ही जो बॉन्ड हमारे पास लेंथ है वो ना ही बढ़ा है ना ही हमारे पास घटा है, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो किसमें कैसे चेंज आएगा, जी बिल्कुल नहीं आएगा। तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस रिमेन सेम, हेंस वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन रिमेन इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम कांस्टेंट लिक्विड। तो इसलिए हमारे पास जो डेल्टा वी चेंज इन हमारे पास वॉल्यूम है वो हमारे पास जीरो आएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या, तो खत्म हो गया आइडियल सॉल्यूशन। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर। तो यहाँ पे देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे, वो सॉल्यूशन जो ओबे नहीं करता राउल्ट्स लॉ को, वो सारे हमारे पास कैसे होंगे, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और बच्चों आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास बहुत ही कम ऐसे हमारे पास कंडीशन और सॉल्यूशन है जो कि आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं या फिर आइडियली बिहेव करते हैं। सारे सॉल्यूशन सारे लिक्विड हमारे पास कैसा बिहेव करते हैं, तो नॉन आइडियली। तो इसलिए हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि वो सॉल्यूशन जो कि ओबे नहीं करते हैं राउल्ट्स लॉ को, उन्हें हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसकी कंडीशन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, तो ये आइडियली हमारे पास जो आइडियल सॉल्यूशन थे वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते थे। तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये नॉन आइडियल है तो ये हमारे पास क्या, तो ये फॉलो नहीं करेंगे। जो हमारे पास प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर, जो हमारा वेपर प्रेशर है वो प्योर हमारे पास जो ये कंडीशन हमारे पास आती है राउल्ट्स लॉ उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, जो पी टोटल है वो इक्वल नहीं होगा पी ए प्लस पी बी के। तो हमारे पास इससे क्या निकल गया, हमने कंडीशन क्या निकाल ली कि यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है वो या तो ज़्यादा होगा या कम होगा किसके, तो यहाँ पे हमारे पास प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एच, हमारे पास जो ये चेंज इन एंथैल्पी है वो जीरो नहीं होगा, वो जीरो नहीं होगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या कि या तो वो हीट को एब्जॉर्व करेगा या हीट को रिलीज करेगा। तो बोलो बच्चों हाँ या ना समझ आया कि नहीं, तो बिल्कुल जी। हमें आगे नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या, तो ये भी इक्वल नहीं हुआ, ये भी हमारे
हमारे पास वॉल्यूम में हमारे पास डेविएशन आएगा, या तो पॉजिटिव में आएगा या फिर हमारे पास नेगेटिव, या तो वॉल्यूम कम होगा या फिर हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। तो बोलो बच्चों समझ आया कि नहीं? जी बिल्कुल आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर टू टाइप। यहाँ पे हमारे पास जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास क्या, जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, और एक हमारे पास होता है जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो जल्दी से यहाँ पे हम क्या, तो सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन हम खत्म करते हैं। बहुत ही शॉर्ट में हम यहाँ पे इसको फिनिश करेंगे, क्योंकि आपके जो 12th में ज़्यादा कुछ नहीं, तो बस यहाँ पे हमारे पास कंडीशन और उसका ग्राफ पूछता है। तो जल्दी से यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो पॉजिटिव डेविएशन जो शो करेगा हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसकी कंडीशन क्या होगी। तो यहाँ पे हमारे जो प्रेशर हमारे पास है, प्रेशर ऑफ हमारे पास जो वेपर प्रेशर ऑफ ए है वो क्या, तो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू हमारे पास किसके, तो प्रेशर शोइंग हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास इन प्योर स्टेट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा बच्चों, तो ये राउल्ट्स लॉ का जो वैल्यू होगी उससे ज़्यादा हमारे पास जो राउल्ट्स लॉ जो हमारे पास ये राउल्ट्स लॉ है, ठीक है, इसमें हमारे पास हमेशा ज़्यादा वैल्यू मिलेगी हमारे पास प्रेशर की एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। तो बच्चों बिल्कुल समझ आ गया। यहाँ पे हमारा जो प्रेशर, जो हमारा टोटल प्रेशर है वो ज़्यादा होगा किसके, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और बी। जब इसका हम सम लेंगे, क्या सब इसका समेशन लेंगे हम, प्रेशर ऑफ ए प्रेशर ऑफ बी, तो यहाँ पे हमारा जो टोटल प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, तभी तो हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एच मिक्सिंग यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या कि डेल्टा इंथैल्पी हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, तो ये हीट को क्या कर रहा है, तो रिलीज़ कर रहा है, हीट को ये रिलीज़ कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, तो डेल्टा वी हमारे पास जो मिक्सिंग हमारे पास आया कि जब भी हमने एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हमने मिलाया है, तो यहाँ पे हमारे पास राउल्ट्स लॉ में तो हमारे पास जो सॉल्वेंट अगर हमारे पास 100 है 100 ml और सॉल्यूट हमारे पास 100 ml, तो सॉल्यूशन में हमारे पास कितना 200 ml बन रहा था, कोई भी चेंज नहीं आया। 100 मिलाया हमने 200 पा लिया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है कि अगर हम 100 मिलाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 200 से ज़्यादा आएगी। तो इसलिए हमारे पास क्या, तो वॉल्यूम हमारे पास एक पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। बच्चों ये कुछ एग्जांपल्स है, जो कि ये कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कि कैसे हमारे पास डेविएशन शो कर रहे हैं, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। पहला हमारे पास क्या है, अगर हम एसीटोन को इथाइल अल्कोहल में मिलाएंगे तो हमारे पास ये कैसा शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ये हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास बनाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या, अगर हम मिथाइल अल्कोहल को वाटर में डिजोल्व करेंगे बच्चों, तो भी हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन हमें मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या, एसीटोन को अगर हमारे पास बेंजीन में अगर हम मिक्स करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, जो कि कैसा रिजल्ट बनाएगा हमारे पास, पॉजिटिव डेविएशन, मतलब आइडियल से ये पॉजिटिवली डेविएट करेगा। बच्चों इसको समझते हैं हम ग्राफिकली। तो आइए बच्चों यहाँ पे हमारे पास ग्राफ आ गया सेम हमारे पास। पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन में शो करेगा, तो पहले हमारे पास ये कहाँ से शो कर रहा है, तो आइडियल सॉल्यूशन से शो कर रहा है। पहले यहाँ पे हम एक बना लेते हैं क्या, तो आइडियल सॉल्यूशन जो हमारे पास जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास 0 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमारे पास क्या आ गया 1। यहाँ पे हमारे पास ये मैक्सिमम आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बच्चों आ गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमारे पास 1 आ गया और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमारे पास ये 0 आ गया। अब देखने की बात यहाँ पे हमारे पास ये है कि ये अगर 0 है, अगर ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका प्रेशर मैक्सिमम होगा, इसका प्रेशर हमारे पास क्या, तो मैक्सिमम होगा। और यहाँ पे हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन हमारे पास ए है, अब ये बढ़ना है इसका, अच्छा नीचे हमारे पास क्या है, तो ये मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर हमारे पास ऊपर है। जैसे जैसे हमारे पास ए लिक्विड का हमारे पास कंसंट्रेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे इसका प्रेशर भी बढ़ेगा। जी हो गया, बढ़ गया। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बच्चों क्या आ गई, इसकी इक्वेशन हमारे पास आ गई, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जो बहुत बढ़िया। यहाँ से फिर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यहाँ पे कंसंट्रेशन इसका 0 है, तो जैसे जैसे इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ गया। तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन वो क्या गई बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया पी ए इज इक्वल टू पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ हमारे पास क्या है बच्चों, जल्दी बताओ, तो बी। अब ये तो हमारे पास हो गया आइडियल। अब यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास पी टोटल। ओके बच्चों, अब हमें ये देखना है कि हमें निकालना है हमें देखना है किसका था, पॉजिटिव डेविएशन हमें देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन हमारे पास कैसे होगा बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास इस इक्वेशन के लिए ये बढ़ गया हमारे पास ऐसे, और यहाँ पे हमारे पास जो ये पी बी बना हमारे पास है उसका हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन आ गया ये। अगर ये हमारे पास है तो पी टोटल हमारे पास जो इक्वेशन होती है ये हमारे पास पी टोटल वाले हमारे पास इक्वेशन ये होती है, तो इसके लिए हमारे पास ये बढ़ गया ये।
ये बहुत अच्छा, हमें तो बिल्कुल समझ आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास इसके लिए पॉजिटिव डेविएशन की हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी हमारे पास, तो ये पी ए हमारे पास ज़्यादा होता था किससे, तो प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सेम यहाँ पे हमारे पास इसके लिए, सेम हमारे पास इसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होता था बच्चों, तो जो यहाँ पे हमारे पास जो पी बी है वो ज़्यादा हुआ करता था पी नॉट बी से और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से। और यहाँ पे हमारे पास जो पी टोटल था वो ज़्यादा है पी ए प्लस पी बी से। और ये जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो ये हमारा ग्राफ है वो कैसा किसका हमारे पास हो गया, तो ये हमारे पास ग्राफ हो गया अ सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच आर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो आइए बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, वो सॉल्यूशन जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो इसकी हम पहले कंडीशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्रेशर है वो कम होगा एज कम्पेयर टू प्रेशर ऑफ हमारे पास किसके, तो प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। तो यहाँ पे हमारे पास जो राउल्ट्स लॉ की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, जो राउल्ट्स लॉ से हमारे पास जो जनरली वैल्यू आएगी उससे हमारे पास कम हमारे पास वैल्यू आएगी प्रेशर की। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, जो टोटल प्रेशर हमारे पास है, जो पार्शियल जो प्रेशर हमारे पास होता है कम, जो हम प्रेशर अगर हम ऐड करें पी ए और पी बी को, तो टोटल प्रेशर इन दोनों प्रेशर के कॉम्बिनेशन से कम आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कंडीशन हमारे पास सेकंड हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एच मिक्सिंग, मतलब यहाँ पे जो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है हमारे पास वो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या कि ये हीट को एब्जॉर्ब करने का। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों ये क्या है, तो डेल्टा वी हमारे पास क्या, डेल्टा वी हमारे पास जो डेल्टा वी मिक्सिंग हमारे पास है वो कैसा है, तो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या कि अगर हमने 100 ml सॉल्यूट और 100 ml को अगर हमने सॉल्वेंट में मिलाया तो हमारे पास 200 ml वैल्यू से हमारे पास कम वैल्यू हमारे पास आएगा सॉल्यूशन का। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास के एग्जांपल देख लेते हो। तो हमारे पास जो पहला एग्जाम, अगर आप क्लोरोफॉर्म को अगर बेंजीन के अंदर मिलाओगे तो यहाँ पे हमारे तो बच्चों ये सॉल्यूशन कैसा बनेगा, तो नेगेटिव डेविएशन ये शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास HCl प्लस वाटर, हम वाटर में अगर हम HCl मिलाएं तो ये हमारे पास नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या, नाइट्रिक एसिड HNO3 को अगर आप वाटर में मिलाओगे तो ये भी नेगेटिव हमारे पास क्या, तो डेविएशन शो करेगा। तो बच्चों इसको देखते हैं, ग्राफ से समझते हैं, आपको और अच्छे समझ आने वाला है फिर। तो जो यहाँ पे हमारे पास सेम वही मोल फ्रैक्शन हमारे पास नीचे आ गया, वेपर प्रेशर हमारे पास ऊपर आ गया। पहले आप क्या करोगे, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए आप यहाँ पे बना दोगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमारे पास ले लो 0 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ पे ले लो 1। यहाँ पे हमारे पास क्या गया, मोल फ्रैक्शन 1 आ गया और मोल फ्रैक्शन हमारे पास जो बी यहाँ पे फिर आएगा 0। तो यहाँ पे आप पहले तो ये आइडियल के लिए बना लो। यहाँ पे हमारे पास बेस बन गया आइडियल के लिए, हमारे पास बेस बन गया। और ये हमारे पास पी टोटल फिर ऐसा, ये बिल्कुल ऐसे बनता है ना बच्चों, जल्दी बताओ ऐसे बनता है, तो हाँ जी ऐसे ही बनता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ से हमारे पास जो ये डेविएट करेगा वो कैसे करेगा। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आएगी, यहाँ पे हमारे पास P, जो यहाँ पे हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन हमारे पास A है वो हमारे पास नेगेटिव में जा रहा है, तो ये आइडियल से हमारे पास नीचे डाउन कर्व हमारे पास आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गया, PA हमारे पास कम हो रहा है किससे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A और P नॉट A से। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या, तो ये हमारे पास बढ़ना स्टार्ट हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यहाँ पे हमारे पास ये डेविएट करेगा आइडियली, तो यहाँ पे ये कम होगा आइडियल से। तो हमारे पास क्या आ गया, ये पी बी हमारे पास कम होगा। ये बच्चों ये कम होने का साइन है, ये चोच कहाँ खुल रही है, तो इस तरफ। तो ये कम हो रहा है, पी बी हमारे पास कम है किसके कंपेरिजन में, तो पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब यहाँ पे हमारे पास ये पी टोटल है, तो ये भी हमारे पास ये डेविएट करेगा आइडियली। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, पी टोटल हमारे पास कम हो रहा है पी ए प्लस पी बी, प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। तो बच्चों बिल्कुल बहुत ही आसान है, क्या आपको समझ आया। तो बच्चों यहाँ पे हम अपने आज के लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, एजियोट्रॉपिक और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार 1 मार्क्स में इसकी डेफिनेशन पूछी गई है। तो देखते हैं यहाँ पे, अ मिक्सचर सॉल्यूशन हैविंग अ सेम बॉइलिंग पॉइंट लाइक प्योर लिक्विड आर कॉल्ड एजियोट्रॉप। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि अगर सॉलिड और सॉल्वेंट का हमारे पास अगर सेम बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास होता है, ठीक है, सॉल्यूशन जैसा ही, तो उसको उस सॉल्यूशन में बोलते हैं क्या, तो एजियोट्रॉप। या फिर हमारे पास अगर मिक्सचर, हमारे पास 2 सॉल्यूशन का हमारे पास अगर मिक्सचर है तो उसका अगर बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कांस्टेंट मतलब सेम होता है तो उसकी बोलेंगे हम एजियोट्रॉप।
ड्रॉप्स। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। तो बच्चों यहाँ पे हम सीखेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और उससे हम किसी भी जो सॉल्यूट है या फिर जो हमारा सॉल्वेंट है उसका मोलर मास हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो बच्चों पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो इसको अगर मैं बोलूँ सरल भाषा में तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि डिपेंड करती है किस पे, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के ऊपर। हमने राउल्ट्स में पढ़ा था क्या, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, कैसे सॉल्वेंट में, तो वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, तो वो उसका प्रेशर जो उसका वेपर प्रेशर है उसको डिक्रीज कर देता है। तो वहाँ भी वो क्या हो गया, जो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है वो किस पे करता है, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पे। वो कैसे किस नेचर का है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। दोज प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों वही डेफिनेशन है इसकी क्या, तो ये डिपेंड करता है किस पे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। अब उसके नेचर पे डिपेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं करता। तो इसको हम आगे और सीखने वाले हैं कि यहाँ पे हमारे पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर मिलाएंगे तो इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या क्या होती है हमारे पास, वो देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें मेनली 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है। पहला हमारे पास अगर देखें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो वो कौन सी होगी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमें देखना है कि जो वेपर प्रेशर है उसमें रिलेटिव लोअर मतलब वो कितना वेरिएशन दे रहा है। नेक्स्ट हमारे पास होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप कोई भी नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड आप अपने सॉल्यूट उसमें मिलाओगे तो उसमें उसका एलिवेशन क्या, उसमें बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो रहा है, या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या उससे जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट रहा है, हमें वो देखना है। और लास्ट समय हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम ये चारों को एक एक करके पढ़ने वाले हैं, बट आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो सिर्फ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। तो बच्चों चलिए आइए देखते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो उसके बारे में हम देखते हैं, उसको हम कैसे ड्राइव करेंगे, उसका फॉर्मूला वहाँ पे हमारे पास मोलर मास हम कैसे निकालेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें ऑन एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, अगर हम सॉल्यूशन में क्या, तो कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर हम मिला दें तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों, तो हमने राउल्ट्स लॉ में देखा था कि उसका वेपर प्रेशर क्या बच्चों, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। जी ये तो हमने पहले ही पढ़ा है कि जैसे ही हम क्या बच्चों, ये देखो ये हमारे पास एक कंटेनर है बच्चों, क्या ये हमारे पास एक कंटेनर है, ये हमारे पास सॉल्वेंट हमारे पास आ गया, और यहाँ पे हमने क्या, तो नॉन वॉलेटाइल हमने सॉल्यूट यहाँ पे हमने मिला दिया। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो पहले इसका हमारे पास जो हमारे पास जो प्रेशर हमारे पास है वो मान लो P0, क्या बच्चों, प्योर जो हमारे पास जो सॉल्वेंट है, जो प्योर सॉल्यूशन है उसका हमारे पास प्रेशर है ये P0। और इसके बाद जो इसमें चेंज आया, जैसे ही हम इसमें कोई भी सॉल्यूट कौन सा, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हम मिलाएंगे तो इसके जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा बच्चों। ये तो हमने पहले ही पढ़ा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि लेट P0 एंड PS आर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। P0 हमारे पास क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, और हमारे पास PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। जी बहुत सही, इतना हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे अगर हमने ये देख लिया तो यहाँ पे पहले अगर हम बात करें कि लोअरिंग हमारे पास कम कितना हुआ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारे पास कम, प्रेशर में कमी कितनी हुई, तो जितना पहले हमारे पास था और कितना बाद में है, इसी का तो बोलते हैं कि कितना कम हुआ। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारे पास क्या हो गया, प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर इतना हमने कर दिया तो यहाँ से बच्चों ध्यान देना, यहाँ से एक नई कहानी स्टार्ट होने वाली है और वो कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज, वो है क्या, इज द रेशियो, बस बच्चों एक रेशियो है, रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर
लिक्विड। तो यहाँ से बच्चों हमने पता लगा लिया कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है। तो बच्चों वो रेशियो ही है। वो क्या है? वो रेशियो है किसका? तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की कितना वेपर प्रेशर कम हो रहा है, किससे कम हो रहा है? तो यहाँ पे प्योर लिक्विड के कंपैरिजन में कितना कम हो रहा है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारे पास क्या हो गया बच्चों? तो यहाँ पे हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन किसका रेशियो है? तो वेपर प्रेशर ऑफ हमारे पास क्या? तो प्योर लिक्विड। तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों ये पी नॉट ऊपर लगा दो, पी नॉट। बोलो समझ आया नहीं आया? अगर इतना समझ आ गया तो आपको आगे का और भी ईजी लगने वाला है। तो जो यहाँ से हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं now according to राउल्स लॉ, बहुत ही प्यारा लॉ है हमारे पास राउल्स लॉ, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है। आई बटन में आपको इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगी। राउल्स लॉ में बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि राउल्स लॉ में हमारे पास क्या था कि एक हमारे पास सॉल्वेंट और उसमें हमने क्या? तो नॉन वॉलेटाइल हमने सॉल्यूट हमने मिलाया था। तो वहाँ पे हमारे पास क्या? प्रेशर ऑफ ए, मतलब प्रेशर ऑफ जो वेपर प्रेशर ऑफ जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो क्या था? प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बताओ ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था या नहीं? हाँ या ना बोलो? जी बिल्कुल पढ़ा था। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से अगर हमें चेंज करना हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेशर ऑफ ए हमारे पास क्या हो गया बच्चों? प्रेशर ऑफ ए हमारे पास हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ जो सॉल्वेंट है ना वो डिपेंड कर रहा है किस पे? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मतलब वो डिपेंड कर रहा है क्या? तो सॉल्यूट पे, वो जो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट है उस पे ये डिपेंड कर रहा है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ऐसे लिख सकता हूँ। जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको आप इस तरफ ले जाओ और इसको आप यहाँ पे ले आओ। तो यहाँ पे हमारे पास पी नॉट ए हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो गया? तो ये पी नॉट ए माइनस पी ए हो गया बच्चों। जी इतना आ गया। अब मोल फ्रैक्शन को आप यहीं पर रहने दो। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ये बच्चों है क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए अपॉन पी नॉट हमारे पास क्या? तो ये ए। तो अगर आप ऊपर देखोगे यहाँ पे हमारे पास जो रिलेटिव लोअरिंग हमारे पास है, यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हो। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या था? तो प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड माइनस प्रेशर ऑफ हमारे पास सॉल्यूशन अपॉन प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। क्या ये वही फॉर्मूला हमारे पास आ गया? यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? तो प्रेशर ऑफ जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन माइनस अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये हमारे पास किसके इक्वल है? तो ये हमारे पास इक्वल है मोल फ्रैक्शन के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या बच्चों? यहाँ से हम लिख सकते हैं कि hence relative lowering of vapor pressure of solution having non-volatile solute is equal to mole fraction of solute। बताओ क्या हम बोल सकते हैं? इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या आ गया? ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हैविंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहा है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे ये डिपेंड कर रहा है। अगर यहाँ पे हमारे पास है तो यहाँ से हम क्या? तो ये फॉर्मूला एक और हम ड्राइव कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या? तो ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड हमारे पास आ गया। ये हमारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिखते हैं? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ
यहाँ पे हमारा सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या हम ऐसा लिखते हैं? अब यहाँ पे हमारे पास मान लो, अगर जनरली हमारे पास होता क्या है कि जो सॉल्यूट है वो कम क्वांटिटी में होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, है ना। जो सॉल्यूट हमारे पास है उसकी क्वांटिटी कम होती है किसके कंपैरिजन में? तो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इफ़ नंबर ऑफ मोल हमारे पास बहुत कम है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्वेंट के ए के, तो यहाँ पे इसके एडिशन में हम नंबर ऑफ मोल ऑफ बी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए, या पी नॉट ए माइनस पी नॉट मतलब प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे पी नॉट ए। यहाँ से हमारे पास हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए। बताओ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? अगर ये हमारे पास है तो इसको हम नंबर ऑफ मोल ऑफ ये फॉर्मूले को हम और एक्सपेंड करेंगे। क्या होगा हमारे पास? नंबर ऑफ मोल ऑफ बी हमारे पास क्या होगा? तो वेट या फिर मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी हमारे पास हो गया, इनटू हमारे पास क्या होगा? तो मास या फिर वेट ऑफ क्या होगा बच्चों? तो ए, और ऊपर हमारे पास क्या होगा? तो मोलर मास ऑफ क्या? तो बी हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास हम लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। यहाँ से हमने लिख दिया वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ हमारे पास क्या? तो सॉल्यूट अपॉन में हमारे पास क्या होगा? इनटू हमारे पास क्या हो गया बच्चों? तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ क्या बच्चों? तो यहाँ पे हमारे पास हो गया ए सॉल्वेंट। तो बच्चों यही फार्मूला हमारे पास क्या होता है? तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का होता है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हमारे पास अननोन है। इसमें से इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं? तो इनमें से हमारे पास 5 चीज़ें आपको दे दी जाएंगी और आपको कोई एक चीज़ आपको फाइंड करनी होगी। या तो हमारे पास क्या? तो वेट ऑफ बी सॉल्यूट फाइंड कर लो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर लो। तो वैसे न्यूमेरिकल्स हम आगे आने वाली वीडियोज़ में करने वाले हैं। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक हमारे पास है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या? तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारे पास नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो बच्चों अगर आपने यहां तक देख लिया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। तो बच्चों तब तक के लिए हरे कृष्णा।